All right, so what is cross product? Cross product is another convention, another method to find the product of two vectors. जैसा हमने डिस्कस किया था पहले भी कि भाई अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंस वी आर डिफाइनिंग टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हमारी हो चुकी है डॉट प्रोडक्ट। अब सेकेंड टाइम हमने कहा कि नहीं, इस बार जो है कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट ये करते हैं कि दो वेक्टर्स लेंगे और इस बार जो है उनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यानी उनका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। सो चलो पहले हम लोग स्लाइड पढ़ लेते हैं। स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, independent means they are not collinear for now, then the result of cross product of these two vectors is perpendicular to both the vectors and normal to the plane that contains both the vectors. That means the same thing obviously, and it is represented by, actually uska magnitude hai, mod of a cross b equals to mod a mod b sin theta. So यहाँ पे क्या कहा जा रहा है अभी और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो है ये कि हमारे पास ये हो गया हमारा पहला वेक्टर और ये हो गया हमारा दूसरा वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सो यू शुड माइंड व्हेन आई से मल्टीप्लाई बिकॉज देयर इज नो कोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। when I want to multiply vectors, I should use the terms like dot product, and now we have a new terminology, cross product. तो पहले हमने जब a और b का डॉट प्रोडक्ट निकाला हुआ है तो हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो स्केलर वैल्यू है और वो स्केलर वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकला था कि हमने अगर डॉट प्रोडक्ट लिया दो वेक्टर्स का तो इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर multiplied to projection of the other vector in the direction of this vector, a into mod a into mod b cos theta. But now while defining cross product of two vectors, हम cross product define करेंगे तो first of all the assumption is that the resulting quantity will be a vector quantity. अब जो vector quantity होगी obviously मतलब जो result आएगा वो एक vector है, तो सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं कि उसकी direction क्या होगी। सो 2D है, मैं केवल समझाने के लिए कि मान लो ये जो है फ्लोर के पैरेलल दोनों वेक्टर्स हैं और ये इनका प्लेन है, राइट? ये इनका प्लेन है ए और बी का, मतलब ए और बी को ज्वाइन करोगे तो बी प्लेन। समझने के लिए समझ लो कि ये डायग्राम में तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है दो वेक्टर्स, बट ये एक्चुअली मैंने ऐसे बनाए हुए हैं, ऑलराइट? दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द फ्लोर और रूफ। तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी कि ए क्रॉस बी, it is defined as a vector which is perpendicular to the plane of A and B. That simply means a vector whose direction is in such a manner that it is perpendicular to A as well as B. A के भी perpendicular है और B के भी perpendicular है A cross B. तो डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम पहले पढ़ चुके हो। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन स्टार्टिंग में तुमने रेज किया होगा, आज नहीं करोगे मुझे पता है, कि अगर हम परपेंडिकुलर वाली बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज, राइट? कि वेक्टर, क्योंकि वेक्टर तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। यस, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स हो गई, बट वो भी फिक्स डायरेक्शन दो मेथड से, इट कैन गो अप और इट कैन गो डाउन। तो यहाँ पर इट विल गो अप और इट विल गो डाउन। ये निकालने का भी तरीका है क्या? बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से राइट हैंड थंब रूल है। तो अगर ये ए क्रॉस बी है, सो मूव फ्रॉम ए टू बी, राइट हैंड थंब रूल। और थंब यानी हमारी जो फिंगर्स हैं वो ए से बी मूव कर रही हैं, तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा हमारा वो ए क्रॉस बी होगा। सो दैट मीन्स कि अगर हम बी क्रॉस से निकालेंगे, अगर हम बी से ए की तरफ आए, हम बी से ए की तरफ अगर आए तो थंब ऑब्वियसली डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन उसका जो है जस्ट ऑपोजिट होगा। इसका मतलब ये भी क्लियर है कि जो B क्रॉस A है वो A क्रॉस B के इक्वल नहीं है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट? मैग्नीट्यूड अभी हम डिस्कस करते हैं, बट डायरेक्शन से ये बात क्लियर हो गई, राइट हैंड थंब रूल से ये बात क्लियर हो गई दैट A क्रॉस B इज सिंपली नॉट इक्वल टू B क्रॉस A,
Actually, cross product is anti-commutative. That means what? माइनस हाँ. आ जाएगा माइनस ऑफ बी क्रॉस हाँ राइट राइट तो काफी कुछ उसमें ऑलरेडी पता ही है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि भाई हमें दो चीजें पता होनी चाहिए. पहली, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज व्हाट इट इज mod A into mod B into sin theta. This is magnitude of mod of A cross B. तो in anyhow मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए. मेक श्योर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल कहीं थीटा को नेगेटिव करके सपोज वो मॉड लगा हुआ है, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड सेकेंड थिंग इज दैट A cross B is perpendicular to vector A and at the same time A cross B is perpendicular to vector B. तो ये A और B दोनों के परपेंडिकुलर है. हालांकि एग्जैक्ट जो उसकी डायरेक्शन है वो बताने के लिए हमको राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा, बट दीज टू इंफॉर्मेशंस फॉर नाउ इज सफिशिएंट. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना काफी रहेगा, बट यस डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन को पता होनी चाहिए. सो दिस इज A क्रॉस B, है ना. कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है. बट ये जो मैग्नीट्यूड है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. जैसा हमने डिस्कशन mod A mod B cos थीटा के बारे में किया था, mod A mod B sin थीटा के बारे में डिस्कशन बनता है. दैट मीन्स कि हम जानना चाहते हैं कि क्या ज्योमेट्री, व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. सो इफ यू टेक वेक्टर A again and there is vector B, and once again angle between two vectors is simply this. When you join their tails, this is angle theta. Now this time we have mod A mod B sin theta. So obviously अगर मैंने ये perpendicular ड्रॉप किया यहाँ पर, तो पहले तो ये प्रोजेक्शन आया था बिकॉज cos थीटा था डॉट प्रोडक्ट के टाइम पर, बट इस बार sin थीटा होने की वजह से राइट आ जाएगा. mod of A cross B is mod A mod B into sin theta. So let's say this is O, this is A, this is B, OAB. अब ये पॉइंट अगर मैं D assume कर दूं, what is sin theta in this triangle, right angle triangle? Sin theta will be BD by OB. yes, BD upon OD it will be BD upon OB. upon BD upon OB, which is mod of B. देखो ये कैंसिल हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि mod of A ये पूरी चीज mod of A और multiplied by BD is nothing but let's say height. B से हमने जो perpendicular distance ली है वो, और जहां भी height का जिक्र हुआ है, बिकॉज हमने अभी SOT कंप्लीट किया है, जहां भी height की बात है कहीं ना कहीं एरिया इन्वॉल्व होता है. एंड यू कैन सी दिस इज बेस इनटू हाइट, और बेस इनटू हाइट हम ऑलरेडी जानते हैं. बेस इनटू हाइट is the area of पैरेललोग्राम. तो अगर हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम इस तरीके से कंप्लीट कर दें, तो mod of A cross B must give the area of a parallelogram whose sides are vector A and vector B, right? Yeah, sides are parallel to vector A and vector B. So अगर हमारे पास किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, राइट, इनको को टर्मिनस वेक्टर्स बोलते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट में फिनिश हो रहे हैं. अगर हमको दो एडजेसेंट साइड्स वाले वेक्टर्स पता हैं तो हम उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, अगर हमको वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है तो. बिकॉज अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग A क्रॉस B इज नथिंग बट mod A mod B sin थीटा. तो हम तो ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, तो अभी कोई एडवांटेज दिखाई नहीं रहा है. एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये तुमको पता ही, बट उसके पहले मुझे बताओ कि ये ज्योमेट्री समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है? दिस इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. और यहीं पर अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया होता है ऐसा, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ले सकते हैं ना. चलो उसको मैं सी लिख दूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC, OACB, एंड दिस इज 2 times area of triangle OAB.
ये भी साफ दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो उसका एग्जैक्टली हाफ होगा। इसका मतलब हम किसी ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बट ये हम करेंगे कैसे ये हम देखते हैं। प्रेस एक बार देखो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है और नोट्स अपने बनाते चलो भाई प्रॉपर्ली, है ना। नेक्स्ट ये हमारा राइट हैंड थंब रूल हो गया, हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सर वो राइट हैंड थंब रूल अपने जो भी बस दिखाया फिगर में पीछे सर, वो राइट हैंड रूल हो गया ना, वो तो फ्लेमिंग का मतलब ना। हाँ फ्लेमिंग के रूल जैसा हो गया, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल नहीं। ठीक है ठीक है, यूज तो थंब लेकिन भी हो रहा काम है ना, तो क्या हाँ, फर्क पड़ता है, काम वही राइट हो हैंड रहा है, रूल काम वही आ ठीक रहा है, है, ठीक है ठीक, कोई काम फर्क वही नहीं हो रहा पड़ता। चलो आगे बढ़े, तुम्हें डायरेक्शन समझ है। में हाँ आ सर, रही है ना बस, है ना। हाँ चलो हाँ नेक्स्ट, राइट। अब हम जैसा हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे पास फॉर्मूला तो फिर वही है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो अगर मेरे पास दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, बीच का एंगल है, तो ठीक है हम क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बट व्हाट इफ वेक्टर्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर्स की टर्म में वेक्टर्स दिए हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। तो इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है, आई थिंक अगेन वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन सबको पता है, बट ठीक है रिवीजन अगर करना हो तो देखो, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, और ये चीज ध्यान दो कि हाँ माइनस आई या फिर प्लस आई में डिफरेंस है, ऑब्वियसली होता ही है। तो आई क्रॉस जे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था। एक्स वाई जेड एक्सिस को हमने इस तरीके से मैं क्या पूछ रही है, साइन विल बी ऑपोजिट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यस हाँ। तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड या क्रॉस प्रोडक्ट विद पॉजिटिव वाई एक्सिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर हमने एक्स एक्सिस को पहले लिया, अगर हमने आई कैप को पहले लिया तो, बट अगर हमने उसको रिवर्स किया, अगर हमने जे क्रॉस आई किया, तो वही चीज माइनस के कैप हो जाती है। क्यों भाई, बात सही है ना। तो ये चीज सबको पता है ना ऑलरेडी, क्यों कि मैं कराऊं इसको भी, ये चीज पता है ना, पता है कैसे करना है। सर बट हमें राइट हैंड थंब रूल पता है तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल पता है तो फिर इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, प्रेस 3। तो हम सीधे आते हैं कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे। सो लेट्स अज्यूम वेक्टर ए एज a1 ax, a1 i cap, a2 j cap and a3 k cap, and vector b is b1 i cap, b2 j cap and b3 k cap। एक बार फिर जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैंने पहले भी कहा था कि ऑब्वियस वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा बहुत ऑब्वियस नहीं होते हैं, ये काम तुमने पहले भी किया होगा आई नो, बट एक बार फिर हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में आई का क्रॉस आई के साथ, आई का क्रॉस जे के साथ, आई का क्रॉस के साथ ले लूंगा, यानी मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर लूंगा। बट डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, वो चीज प्रूव करनी पड़ेगी। सो वेल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सो आई एम लीविंग इट अप टू यू, ओके। तुम एक बार खुद इसको वेरीफाई करना कि हम ये कैसे प्रूव करें। आई मीन बिफोर वी सॉल्व दिस, हाँ ज्योमेट्री से वापस करेंगे क्या, ड्राइव? हाँ ज्योमेट्री से हमें वापस करना पड़ेगा क्या, ये हमारा प्री रिक्विजिट है a क्रॉस b प्लस सी। अगर हमारे पास कुछ ऐसा आता है a क्रॉस b प्लस सी, तो a क्रॉस b प्लस सी विल बी इक्वल टू व्हाट, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन तो है, बट सिंस इट इज एंटी कम्यूटेटिव, सो वी कैन नॉट राइट लाइक a क्रॉस b प्लस सी, वी कैन नॉट राइट इट एज b क्रॉस a और c क्रॉस a, ये काम नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर तो आपने b क्रॉस लेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो खैर ये प्रॉपर्टी में मैं आगे लिखवा दूंगा, लेकिन इस चीज को भी प्रूफ तो पहले करना पड़ेगा, ठीक है, तुम ट्राई करना। बट फिलहाल हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं, ठीक है। अब a क्रॉस b जब तुम निकालोगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, बट यू नो क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर की पोजीशन मैटर करेगी। तो हम a क्रॉस भी निकाल रहे हैं, तो स्टार्ट विद a1 i कैप, i कैप क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप 0 हो गया,
आई क्रॉस जे के होता है, और आई क्रॉस के क्या होता है? व्हाट इज आई क्रॉस के? माइनस 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 जे। राइट। तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप? आई कैप का कोएफिशिएंट क्या आएगा? आई कैप कब बनेगा? आई कैप तब बनेगा जब जे क्रॉस के होगा, राइट? या फिर के क्रॉस जे होगा। जब जे क्रॉस के होगा, जब जे क्रॉस के होगा तो हमें प्लस आई कैप मिलेगा, मतलब A2B3। लेकिन जब के क्रॉस जे होगा तो हमको माइनस 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 A3B2 minus A3. Similarly, can you tell me what is the coefficient of J cap? J cap. A3B1 minus A1B3. Right. K cross I. सर्कल देखा था, साइकिल होता है एक, है ना? I J का K, J K का I, और A3B1 K I का J। तो इसका मतलब हुआ A3B1 प्लस J होगा, और फिर A1B3। A1B3 क्या होगा? माइनस जे कैप। तो माइनस बाहर निकालना हो तो पता है क्यों? ऑलरेडी पता ही है। A3B। एंड फाइनली K कैप का कोएफिशिएंट क्या आएगा? K कैप का कोएफिशिएंट आएगा, हाँ, इट इज A1B2 माइनस A2। एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट? ये हमको पहले से पता है। डिटर्मिनेंट्स में भी ऐसे ही क्योंकि कर हम सकते थे। कहीं ना कहीं कोफैक्टर वाले काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्रेमर से हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये चीज डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया सकती है। तो यस, दिस इज ऑलवेज अ बेटर अप्रोच। इफ यू वांट टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यूज डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस प्रॉपर्टीज भी हमको पता ही है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, फर्स्ट रो में कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अगेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, है ना? तो इट इज A1, A2 and A3, and then in second row we have coefficient of second vector, which is B1, B2, and you can check, देखो I कैप के साथ A2, B3 minus A3, B2, J कैप के साथ A1, B3 minus A3, B1, माइनस साइन आ गया कोफैक्टर इसलिए। तो खैर ये भी तुमको पता ही है। So that means if I have two vectors, and I want to find cross product of two vectors, तो इस डिटरमिनेंट की हेल्प से हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। एंड इफ यू वांट टू रिलेट द टू प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी और क्रॉस प्रोडक्ट की, अभी हमने बोला कि वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। दैट मींस अगर मैं बी क्रॉस से निकाल रहा होता तो सेकंड रो में मैंने बी लिखा होता, बी कोएफिशिएंट्स, और थर्ड रो में मैंने ए के कोएफिशिएंट्स लिखे होते। ऑब्वियसली डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि अगर मैं रोज को इंटरचेंज किया, तो क्या होगा? एक माइनस साइन। हाँ राइट। तो ये है तुम्हारा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। नोट कर लो उसको, नोट कर लो। अगर पहले से भी किया हुआ तो कोई बात नहीं है, फिर से नोट कर लो उसमें क्या है। तो लोगों ने फिजिक्स में क्या कहते हैं उसको, मतलब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया था क्या? STP? नहीं सर, ऐसा कुछ याद वही नहीं है। पढ़ा ना सर एनसीईआरटी में ओके। सर एक बार कभी बताया था पढ़ा Okay. नहीं होता है। अरे ठीक है, मतलब वो समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पूरे वेक्टर्स का, जो उसके जस्ट बाद आने वाला है। When you're done, tell me. Done. Done. So this is the formula, right? A cross B is mod A mod B sin theta. वो n cap तुम्हें बताइए, there is a unit vector in the direction of which is perpendicular to A and B both, and the exact direction can be found using Fleming's या फिर right hand thumb rule. और A cross B का formula I cap J cap K cap टर्म्स में वो लिखा हुआ है। डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी आई थिंक इसमें होगा। यस, डिटरमिनेंट की फॉर्म में ये रहा फॉर्मूला। तो यहां तक हम नोट कर चुके हैं, राइट? आगे बढ़े। यस ओके, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसके बारे में भी डिस्कशन अभी हमने किया।
if we want to find area of a triangle, so we can directly use this formula. What formula? It is half mod of A cross B. Now how convenient this is going to be, मतलब क्योंकि हमने अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो पहले 2D ज्योमेट्री की बात कर लें. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने शूलेस फॉर्मूला, डिटरमिनेंट की हेल्प से आंसर निकालना सीखा ही है. अगर कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास तो हम आंसर निकाल सकते हैं. ज्योमेट्री में वो बेस इनटू हाइट हमने सीखा ही हुआ है. हाउ इंपॉर्टेंट और हाउ कन्वीनियंट दिस विल मेक नाउ आवर ज्योमेट्री, या फिर जो भी चीजें हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल का नया फॉर्मूला है हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. डेफिनेटली अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो कोई मतलब नहीं. अगर ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है तो ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे, बेस इनटू हाइट या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, जो भी है. बट अगर प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है तो डेफिनेटली नाउ वी हैव एन एज, राइट. अगर हमारे पास क्वेश्चन मान लो स्ट्रेट लाइंस का ही क्वेश्चन है जहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो क्यों हम फालतू में शूलेस दुनिया भर के तरीके यूज करें. जो भी हमने फॉर्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, दिस वन इज बेटर मेरे स्केल से लग रहा है. कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं ना, वेक्टर्स थोड़ी नहीं दे. हाँ सर, कन्वर्ट कैसे करेंगे? हाँ कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर में कन्वर्ट करना मैंने कई मतलब क्लास के 2 लेक्चर्स में सिखा रहा हूँ. मतलब वो कन्वर्जन में- करेंगे तो फिर वो यूजफुल काम होगा. वो डायरेक्टली extra शूलेस step ही हो लगा जाएगा. देंगे. एक्स्ट्रा से हो जाएगा श्योर. अच्छा भी देखते हैं कितना लंबा होता है. बट फिलहाल ये फॉर्मूला तुमको समझ में आ रहा है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ हाँ, ऑफ सर. मॉड ए क्रॉस बी. अब एग्जांपल करते हाँ हैं. सर. ठीक है, तो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. ये हाँ सर भाई. ये रहा हमारा क्वेश्चन. अच्छा अभी 3D में और 2i कैप 3D में तब 3D में भी हम तो 3D ज्योमेट्री वही यूज करके क्रॉस इसका ये निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी वेक्टर्स. वेक्टर्स का बिना वेक्टर्स की हेल्प के क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. सर जैसा हमारे पास 2D में वो शूलेस फॉर्मूला था, वो 3 कोऑर्डिनेट्स को भी एक्सटेंड होता है. हाँ बिल्कुल. अभी मैं दिखाता हूँ ना, एरिया ऑफ पॉलीगन में दिखा रहा हूँ, बट फिलहाल हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले करते हैं. तो ये देखो प्रीवियस स्लाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैं पहले बता चुका हूँ. ठीक है, हम सबको पता है. और अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि वेक्टर्स का नहीं है, 3D का है. तो हमेशा मैं अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में वैसे भी कुछ बहुत स्पेशल हो नहीं सकता है. तो मेरी अभी बस मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग अभी स्टार्टिंग के डेज में ये कनेक्शन डेवलप कर लें कि हमको पता हो कि भाई क्या किस तरीके से 3D इक्वेशंस को वेक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा. अब 3 पॉइंट्स 3D हो 2D हो, है ना, कितनी भी डायमेंशंस हो, 3 पॉइंट्स जब ज्वाइन करेंगे तो बनेगा तो ट्रायंगल, राइट. ट्रायंगल हमेशा बनेगा. और वेक्टर्स का जो फॉर्मूला है उसकी सबसे खास बात ये है कि ये फॉर्मूला तुम्हें कितने भी डायमेंशंस हो, n डायमेंशंस हो, तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा. तो एक बार मैं लिख लो उसको 0 -3 and 1. ओके, हाँ +3. तुमने भी नोट कर लिया होगा क्वेश्चन. नोट कर लिया? यस. ओके. सो ये देखो, अब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है. 3D में क्वेश्चन आता है एंड आई नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इफ I know 2 adjacent vectors A and B, then area of this triangle is going to be half mod A cross B. और अब हमें A cross B निकालना आता भी है. So all I need is 2 adjacent vectors, 2 coterminous vectors. 2 ऐसे vectors जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, ऐसे 2 vectors. For example, in our case, I want, let's say, I want AB vector. हमको AB वेक्टर चाहिए एंड साइमल्टेनियसली आई विल फाइंड AC वेक्टर. है कि नहीं? AB वेक्टर निकाल लेते हैं, AC वेक्टर निकाल लेते हैं. So let's find it. How will you find AB vector? Obviously it is B vector minus A vector and this is C vector minus A vector. बताओ भी क्या आएगा? What will be AB vector? -3 -2. -5 plus -5 cap plus 4j cap 4j -2k cap -2k cap 4 -4k cap. 4. Plus क्या बोलते हैं तूने? लेट नोट कर 4 होगा. -4. हाँ ठीक है. और AC वेक्टर क्या होगा? 0 -2 -3 -2 है. -2 -3j cap -3j cap. +2 -2 -2. गलती लग तो रहा है यार. एक गलती हुई, सब आंसर
वक्त बदल जाएंगे, हाथ बदल जाएंगे, सब इधर से उधर हो जाएगा भाई। हाँ, और क्या है हमारा फॉर्मूला? Half एरिया ऑफ द into ट्रायंगल दोनों का इज cross product. हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए बी, मॉड है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। दो वेक्टर्स, रिमेंबर आई एम नॉट सेइंग ए वेक्टर और बी वेक्टर, आई एम सेइंग ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। चलो लेट्स फाइंड इट, लेट्स ट्राई टू फाइंड इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, ध्यान रहे। तो हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, ये बाहर ये मॉड लगा ये sort of shoelace जैसे ही हो गया ना। शूलेस का अच्छा प्रूफ एक्चुअली यहीं से निकलता है, अभी देखते हैं उसको। तो आई कैप जे कैप के कैप -5 कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी भाई, -5 4 -4 और -2 -3 -2, बताओ क्या है? रूट 933 आ रहा है मॉड। रूट 933/2 ये आंसर आ रहा है। वहां से पता नहीं कैसे। मतलब ठीक है, हो सकता है, क्या पता, बट बाई 2 आ रहा है ना भाई, मतलब 2 तो कैंसिल नहीं हुआ ना उसमें। हाँ सर 2 कैंसिल नहीं किया। ठीक है, तो -8 एंड ये क्या हो गया, -12, -8 एंड -12 हो जाएगा ना, आई कैप क्या -20 -20 आई कैप, आई कैप, हाँ वही बोला। और ये कितना हो गया बताओ जैसे 10 प्लस 2 जे -2 जे कैप, सॉरी ओके। के कैप क्या होगा 15 23 23K। अरे यार बहुत बड़ी होगी वैल्यूज, क्वेश्चन ठीक से बना सर इसलिए बड़ी वैल्यू आई थी रूट। बढ़िया किसी का। तो यही हो गया आई थिंक 529 है, हाँ सर और फिर 400 400 और 4 प्लस 933, परफेक्ट, यस हाफ रूट 933, दैट्स राइट। तो ये रहा हमारा आंसर। तो यही काम हम 2D ज्योमेट्री में भी कर सकते थे, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये लेंथी हुआ था 2D में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ने क्या किया है, अगर अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला जो हमने 2D ज्योमेट्री बनाया, वो वेक्टर्स में डिराइव हो जाएगा, बट दिस इज नॉट बैड। हमने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड रो में डाला, थर्ड रो में डाला, डिटरमिनेंट सॉल्व किया और मैग्नीट्यूड वेक्टर। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ही फॉर्मूला किसी भी डायमेंशन में तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे सकता है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम देख ही चुके हैं। व्हाट अबाउट एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, और इस थ्योरी को और एक्सटेंड करते हैं, एंड वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ पॉलीगन। अब सपोज मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन मैं हो नहीं पर एनी सर हम एक पॉलीगन को और ट्रायंगल्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं एरिया। ठीक है, अभी करते हैं काम। सो आई हैव दिस पॉलीगन A1 A2 एक A3 सेंटर and के so साथ on। एक एंगल ले लेंगे। किसके साथ? पॉलीगन के सेंटर के साथ अगर इसमें एक एंगल ले ले, रैंडम पॉलीगन। लेकिन हमें पता नहीं है ना उसका एंगल। तो सेंटर में इसके ओरिजिन हो गए, तुम कह नहीं सकते है ना, तो हाँ, या तो ओरिजिन शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। बट अभी के लिए तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि A1 का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, इट इज a small A1 vector, this is small A2 vector, small A3 vector and so on to small AN vector। और अगर 3D में ये इन्फॉर्मेशन हो या 2D में हो, तो एक तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, हमको A1 A2 A3 सबके कोऑर्डिनेट्स पता है। The question is we want to derive a formula which can directly give you the area of this polygon, और ये तुम्हें पता है already। So how will you do this? Tell me, कैसे करोगे? सर हम Obviously you have to break this polygon into triangles, क्योंकि तुम्हें area of triangle पता है। सर एक पॉइंट को एक लेके सब पॉइंट्स रेफरेंस से मान के ज्वाइन कर देंगे, और किससे कैसे ज्वाइन कर दूं बताओ? एक क्या बोला? पॉइंट लेके उसको सारे पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करके। यस यस, भाई हमको पहले अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना चाहिए उस प्रॉब्लम में जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर हमको एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है, सो आई विल
break this polygon into number of triangles, A1, A2, A3 is a triangle. A1, A3, A4 is another triangle. A1, A4, A5 is another triangle and so on. जितने triangles बन सकते हैं triangle बनाओ. ये triangles बन गए. Obviously अगर हमने इन सारे triangles का area निकाल लिया, अगर हमने इन सारे triangles का area निकाल लिया, I will get my answer. है कि नहीं? Yes, sir. बताओ ना. अब क्या होगा? A1, A2, A3 ये जो triangle है उसका area क्या होगा? तो इसको भी सेपरेटली एक बार कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम फॉर्मूला बना रहे हैं, तो इस काम को अलग से कर लेते हैं. जल्दी से मुझे बताओ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC? A2 minus A1 cross A3. A2 minus A1 cross A3 minus A1. फिर से बोलो. हाँ करेक्ट, Cross लेकिन उसको ओपन करना पड़ेगा. उसको ओपन करके बताओ मुझे क्या आ रहा है. What is the area of this triangle? बिल्कुल सही बात है. It is 1/2 mod of कोई भी दो वेक्टर्स जो adjacent हो. In this case, let's take BA and BC. So it is BA vector cross BC vector. अब इसको मैं चाह रहा हूं तुम सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आता है. ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं, सिंप्लीफाई बताओ क्या आता है. सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि अभी हमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना. तो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, A minus B क्रॉस C minus B. So distribute this means it will be A cross C, right? Minus A cross B minus B cross C plus B cross B. Now B cross B is 0. देखो बताइए तो क्या आने वाला है, बताओ. Half of what do you get? Are you getting this? You must get this. ये मिलना चाहिए. You must get half of mod of A cross B plus B cross C plus C cross A. सर म्यूट कर लो यार, किसी की आवाज आ रही है. जूम ऑन करो, ऊपर करो उसको, ऐसे खींच के. हाँ पार्टिसिपेंट्स नीचे क्लिक कर. स्नेहा म्यूट करो उसको, म्यूट करो. कर दिया उसने, ठीक है. चलो हटा दो. हाँ भाई, क्या तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है? ये हाफ Yes, sir. मॉड ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A. हेलो, यस सर. यस सर. यस सर. ये मिल गया ना? हाँ सर. सर उसमें C क्रॉस भी आना चाहिए था ना. तुम्हें मिला होगा माइनस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस C. अच्छा हाँ, और आपने पूरे पर A क्रॉस C. तो मैंने पूरा माइनस बाहर निकाला, रिवर्स कर. हाँ पूरा सर. ही. ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है, बट क्या वो फॉर्मूला यूजफुल है? टेल मी. अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, मैंने कहा तुम AB वेक्टर निकालो, AC वेक्टर निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड निकाल लिया. ये मैंने इन जनरल बोला, ठीक है, ये A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर में सॉल्व किया तो ये है. ये तो बहुत खराब है. शुड वी यूज दिस एज अ फॉर्मूला? हमें यूज करना चाहिए क्या? नहीं क्रॉस because प्रोडक्ट है तो वहां पे तीन क्रॉस प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे. AB का क्रॉस प्रोडक्ट, BC का क्रॉस प्रोडक्ट, CA का क्रॉस प्रोडक्ट, उनको ऐड करो और फिर उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट. यहां पर ओनली वंस, तो ऑब्वियसली प्रिफर्ड मेथड ये है. बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम ध्यान ना रखें, क्योंकि होगा क्या कि कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी ये एक्सप्रेशन तुम्हें दिखाई देगा एंड समटाइम्स यू वांट टू विजुअलाइज कि प्रॉब्लम की ज्योमेट्री क्या है, प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या होगी. प्रॉब्लम पूरी अलजेब्रा की, जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता था कि क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बट अगर हमने एक बार ट्राई किया, उसको विजुअलाइज किया उसकी ज्योमेट्री को, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है. सो दैट्स व्हाई रिमेंबर द एक्सप्रेशन. Whenever you see A cross B, B cross C, C cross A का मैग्नीट्यूड,
तो ट्राई टू रिकॉल, यस इट वाज समहाउ रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, हो सकता है कुछ बन ही जाए बात है। तो ये फॉर्मूला हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल लिया। अब बताओ हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन, बताओ व्हाट विल बी। हाँ सर हम पहला ट्रायंगल A1 A2 A3 लेंगे, फिर A3 ओके तो क्या मैं लिखूं इसका हाफ ऑफ मॉड ऑफ दो है जैसे लेते हैं, जैसे A1 A2 वेक्टर क्रॉस A1 A3 A1 A3 ये प्लस मॉड ऑफ इस बार A1 A3 A1 A3 क्रॉस A1 A4 क्रॉस A1 A4, सही बात है, एंड सो ऑन टू मॉड ऑफ लास्ट में कौन सा ट्रायंगल बनेगा, मान लो ये A1 minus A1 A1 n minus 1 A1 N तो A1 an minus 1 वेक्टर क्रॉस A1 an। A1 A1 AN तो काम तो हो गया, बट एज अ फॉर्मूला ये क्या हुआ, मतलब ट्रायंगुलर ब्रेक किया, सबको कैलकुलेट करो आंसर निकालो, उसमें फायदा क्या हुआ, मतलब फॉर्मूले वाली फीलिंग तो नहीं आ रही इसमें। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं ये जो इंडिविजुअल मॉड्स हैं, क्या मैं इंडिविजुअल मॉड्स को रिमूव करके एक सिंगल मॉड डाल सकता हूं, पहला क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूं, हमेशा तो ये ऑब्वियसली सही नहीं हो सकता। मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस B इन केस ऑफ वेक्टर्स ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। Yes sir, because सर after सबकी all डायरेक्शन सेम है, सारे क्रॉस B का सेम डायरेक्शन। बिकॉज अगर अभी तुम देखो A1 A2 क्रॉस A1 A3 इट इज इन योर डायरेक्शन, राइट, इट इज इन योर डायरेक्शन, दिख रहा है A1 A2 क्रॉस A1 A3 राइट हैंड थंब रूल, राइट, A1 A3 A1 A4 ये बताओ स्टिल इन डायरेक्शन, yes sir. डायरेक्शन A1 A4 A1 A5 सेम डायरेक्शन। इनफैक्ट लास्ट ट्रायंगल देखो A1 AN minus 1 AN है कि नहीं, सेम डायरेक्शन। तो ये सारे वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स, और अगर ये सारे वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स हैं तो मैं उनको देखो ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, हाफ ऑफ मॉड A1 A2 वेक्टर क्रॉस A1 A3 वेक्टर प्लस A1 A3 वेक्टर क्रॉस A1 A4 वेक्टर and plus so on to A1 AN minus 1 vector cross A1 AN vector का होगा, बताओ सही है या नहीं, Yes sir सही है ना। फिर दो के हाँ। ग्रुप्स मिलेंगे हमें, एक वेक्टर रिपीट हो रहा है, हाफ दो के मतलब A1 A2 A1 A3 A1 A4 ये सब। अच्छा तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद शायद कुछ कैंसिल होगा। रिड्यूस हो जाए थोड़ा। फिर हाफ इंटू 2 करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे नहीं, दो ग्रुप मतलब तो करोगे A1 A2 A1 A3 रिपीट हो रहा है या केवल एक वेक्टर रिपीट हो रहा है, क्या कहना चाहते हो। A1 A3 रिपीट हो रहा है दो टर्म्स में, तो वो A1 A3 रिपीट हो रहा है, बात तो सही है, तो पर उससे फायदा क्या होगा, मतलब क्यों, मतलब ठीक है अच्छी बात है। पर वो डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएट कर देंगे। हाँ मतलब तुम अगर कॉमन लेना चाहते हो तो उसको सेम पोजीशन लाओ, फिर कॉमन निकाल लेंगे, उससे फायदा क्या है। आई वांट माय आंसर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 स्मॉल A4 एंड सो ऑन टू स्मॉल A, ये बताओ मुझे क्या है इसके बारे में। राइट वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करो बताओ क्या, व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर। I want your answer to be in terms of position vectors, small A1 vector, small A2 vector, small A3 vector and so on, वो बताओ क्या है। और मैं इसीलिए यहाँ पे तुम्हें लिखवा चुका हूँ, देखो ABC के केस में A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस से आता है। अब बताओ क्या आंसर आएगा। ट्राई दिस, इतना मुश्किल नहीं। फॉर एग्जाम्पल केवल इसको अगर हम सॉल्व करें, इतने पार्ट A1 A2 क्रॉस A1 A3, तो क्या है, क्या लगता है क्या आना चाहिए।
A1 A2 A2 A3 और A3 A1 का A1 क्रॉस A2, A2 क्रॉस A3, A3 क्रॉस A1, वही तीन टर्म्स यहीं तो आएंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल यस सर। आएगी ना। यहां पे क्या आएगा? तुम लोगों को क्या सोचने में दिक्कत आ रही है मुझे, क्योंकि ये है तो बहुत सिंपल सा पॉइंट। सर वो पहले वाले का थर्ड टर्म और सेकंड वाले का फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही यस, भी कैंसिल। A1 क्रॉस A2 आएगा, A2 क्रॉस A3 आएगा, और थर्ड टर्म आएगी A3 क्रॉस A1। सही बात है क्यों भाई? थर्ड टर्म हाँ सर। आएगी ना। यस A3 क्रॉस A1 का फर्स्ट सर एंडिंग थोड़ा में स्पेस कम है तो A1 अपने आप थोड़ा क्रॉस सोचो। सारी साइड वो A1 क्रॉस A3 होके वो उल्टा माइनस हो जाएगा। हाँ, यहाँ हाँ पर सर, आएगा invert A3 करके क्रॉस minus A1 पे और यहाँ आके पे आएगा माइनस A3 क्रॉस A1। A3 क्रॉस A1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? सर A3 A4 A3 क्रॉस A4 हो सकता है साइड टर्म्स नेगेटिव हो, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया उस बात पे। तो यहाँ पे आएगा A3 क्रॉस A4, A4 क्रॉस A5 एंड सो ऑन टू। ये चीज चलती जाएगी कहां तक? यानी लास्ट टर्म क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म हम क्या लिखेंगे? सर देखो ये A1 क्या आ रही क्रॉस है? A1 क्रॉस AN है ना, जो रिवर्स हो जाएगी अगर, तो क्या बन जाएगी वो? AN क्रॉस A1। अब देखो ये चीज अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है समझने में, तो एक ही काम कर सकते हो, तुम्हें लिखना पड़ेगा, कुछ ज्यादा टर्म्स तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। बट ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है इस फॉर्मूले का। तुम दोनों फॉर्मूलों को रिलेट करो। व्हेन वी हैड अ ट्रायंगल, द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज A क्रॉस B, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस M, घूम कर A पे वापस आ गए। नाउ इन केस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वी हैव द फॉर्मूला व्हिच इज A1 क्रॉस A2 प्लस A2 क्रॉस A3 प्लस A3 क्रॉस A4 प्लस A4 क्रॉस A5 एंड सो ऑन टू, घूम कर हम AN क्रॉस A1 पर वापस आ गए। सो इफ यू हैव अ क्लोज शेप, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, 2D में ऑब्वियसली, तो तुम उसका एरिया इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो। और दो स्टेप्स हैं। पहला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला ही है। दूसरे स्टेप में हमने मॉड्स, जो सेपरेट मॉड्स थे, उनको सिंगल मॉड में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज ऑल वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर लाइक वेक्टर्स। और उसके बाद तो केवल ये फॉर्मूला है। सो एनीवेज, तो ये फॉर्मूला कोई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है। जस्ट लाइक 2D ज्योमेट्री, अगर तुम्हें याद हो, 2D ज्योमेट्री में भी मैंने तुम्हें पॉलीगन का एरिया निकालने का शूलेस फॉर्मूला बताया था, याद है? तो शूलेस फॉर्मूला भी कुछ तुम देखो तो ऐसे ही था, याद है? शूलेस फॉर्मूला हाफ, ये वाला हाफ, और उसके बाद फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, थर्ड वेक्टर्स फाइनली कोऑर्डिनेट्स, लास्ट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, लास्ट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स, और फिर रिपीट करना होगा फर्स्ट वाले को। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? हाँ सर, है ना? सर याद। तो ये कुछ और नहीं है, इसी का रिजल्ट है। यहीं से तुम इसको भी प्रूव कर सकते हो, बिकॉज यू कैन सी 2D में होगा तो वही ना, 2/2 का डिनोमिनेटर, ये वही चीज दिखेगी, सेम। सो एक्चुअली द फैक्ट इज कि हम ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल से आगे बहुत कम केस में जाएंगे, बट अगर आए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर तुम्हें फॉर्मूला यूज ना करना हो, देन आवर बेसिक अप्रोच इज टू ब्रेक दिस पॉलीगन इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया फाइंड कर लो, ऐड कर लेना, तो भी आंसर आ जाएगा। सो टेल मी इफ एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन। अगर इन 2-3 स्टेप्स में कोई डाउट हो तो बताओ, मैं फिर से बताऊं, अदरवाइज आगे बढ़े। टेल मी सर। तो इसमें सेकंड लास्ट से लास्ट स्टेप में कैसे गए? सेकंड लास्ट के लास्ट स्टेप मतलब A1 A2 जो क्रॉस है उससे आप पोजीशन वेक्टर में कैसे गए? हाँ, तो भाई इस चीज को, ये जो मैंने लिखा हुआ है मॉड में, ये और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको रिलेट करो ना। ये सेम नहीं लिखा हुआ है? A1 A2 क्रॉस A1 A3, BA क्रॉस BC, जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है वैसे तुम इसको सॉल्व करोगे। क्या होगा? A1 A2 A2 माइनस A1 क्रॉस A3 माइनस A1
एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट में जो थर्ड टर्म है वो क्यों लिखी हुई है, बिकॉज जो उसकी थर्ड टर्म आएगी वो इसकी एक टर्म से कैंसिल हो जाएगी, वो तुम्हें लिख के देखना पड़ेगा, समझा? हाँ सर। नहीं है ना, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ पॉलीगन, ये तीनों चीजें हो गई। स्पेस भी हो गया भाई। अब देखते हैं स्लाइड्स में क्या है। सर फॉर्मूला, हाँ सर इसमें बीच में कुछ अज्यूम करके कर लेते तो फर्स्ट गो में ही आ जाता ना। बीच में कुछ अज्यूम मतलब कुछ क्या मतलब जीरो वेक्टर A1 वेक्टर इन्होंने दिया नहीं है ना, ओरिजिन कहाँ से है, तो फिर हम बीच में कहीं पे भी सही बात है। देखो अब ये है कि हम मान लो एक स्पेशल केस ले लें कि इसका जो सेंटर या इसके प्लेन में कहीं कोई पे भी origin इंटरनल है। पॉइंट ले लेंगे तो भी चलेगा ना। मैंने इंटरनल पॉइंट तो लिया है, A1 तो लिया है, वर्टेक्स। तुम कौन सा पॉइंट लेना चाहती हो? नहीं मतलब पॉलीगन के बीच में कोई भी एक पॉइंट आप ओरिजिन ले लोगे तो भी तो यही आएगा ना। अरे ओरिजिन कैसे तुम कहीं भी ले लोगे? ओरिजिन कहीं पे फिक्स होगा ना। अगर A1 वेक्टर दिया हुआ है तो ओरिजिन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स होगा ना। ओरिजिन उस कर्टन पे हो सकता है, ओरिजिन तुम्हारे घर पे हो सकता है। ओरिजिन को मैं कैसे अज्यूम कर लूं कि ओरिजिन उसके, ये 3D है 2D नहीं है। ओरिजिन अगर इसके प्लेन में कहीं है तो वो एक स्पेशल केस है। ओरिजिन इसके अंदर है, उसके बाहर है, कहीं अगर इसके प्लेन में आ गया तब तो डायरेक्टली हो ही रहा है, वो तो बात सही है भाई। अगर एक स्पेशल केस मान लिया जाए कि इस पॉलीगन का जो सेंटर है, सेंटर मतलब ये तो रेगुलर पॉलीगन है नहीं, बट मान लो इसके अंदर ओरिजिन कहीं पर है, जीरो वेक्टर कहीं पर है, तो अब तो हमें साफ दिखाई दे रहा है ना कि O A1 A2 का एरिया क्या होगा, हाफ A1 क्रॉस A2, हाफ A2 क्रॉस A3, हाफ A3 क्रॉस A1 एंड सो ऑन टू हाफ AN क्रॉस A1। वो तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। बट ये जो तुम्हारा मेथड है ये एक स्पेशल केस में करेक्ट होगा, व्हेन ओरिजिन इज इन द प्लेन ऑफ दिस पॉलीगन, उस प्लेन में है तब, है ना। तो ठीक है, मतलब एक बार वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूले को ठीक है, बट अदरवाइज मेथड एक्चुअली यही है। हाँ भाई, तो ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े, कोई डाउट किसी को? पॉलीगन सेम प्लेन में वो भी जरूरी नहीं है, मतलब पॉलीगन सेम प्लेन में नहीं तो पॉलीगन कैसे होगा यार? फिर हम देखो पॉलीगन, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। जैसे मैं लास्ट क्योंकि लेक्चर में जनरल वेक्टर्स हमने लिया ना, कुछ माना ही नहीं 2D और 3D। नहीं, जब मैंने कहा पॉलीगन तो वो 2D है। जब मैंने पॉलीगन बोला तो ये ऑल दीज पॉइंट्स आर कोप्लेनर, दे लाई इन सेम प्लेन, अदरवाइज डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। वी कैन नॉट टेक 4 पॉइंट्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल? Obviously, if you join 4 points in 2D, सेम प्लेन में they will always form a quadrilateral coordinate ना हो तो। But अगर 3D में वही काम कर रहे हैं, then we have to add a statement. All 4 points lie in the same plane. तो ऐसे पॉलीगन की डेफिनेशन भी वही है कि भाई हम अगर उसको पॉलीगन बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे के सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, अदरवाइज हम पॉलीगन बोलेंगे नहीं इसको। ओके, तो हाँ सर अगर वो ओरिजिन अलग प्लेन में होता तो जो अगर हम कोई भी दो वर्टाइसेस और ओरिजिन को ले रहे होते और वो जो एरिया है उसका प्रोजेक्शन उस प्लेन में ले रहे होते तो वो हम लोग को डिजायर्ड एरिया देता क्या? बोलो किसका प्रोजेक्शन? सर वो अगर ओरिजिन दूसरे प्लेन में है और हाँ हमने कोई भी दो वर्टाइसेस को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया हाँ, और उस ट्रायंगल का एरिया का प्रोजेक्शन करेक्ट। मतलब एक तरीके से उससे ज्यादा इजी क्या होगा, ओरिजिन शिफ्टिंग। मान लो ओरिजिन हमारा जो है V पर है, V वेक्टर, मतलब सॉरी एक हम पॉलीगन के प्लेन पे कोई V वेक्टर है, मैं ओरिजिन को V वेक्टर पे जाके शिफ्ट कर दूं एक तरीके से, तो क्या होगा, सभी माइनस सब में से V सबट्रैक्ट कर दो, वही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की कहानी। मैंने क्या किया, मैंने मान लो सब किसी और पॉइंट छोड़ के मैंने ओरिजिन को A1 पे शिफ्ट कर दिया। यू मेक A1 एज ओरिजिन, यू अज्यूम A1 एज ओरिजिन। A1 को अगर तुम ओरिजिन एज्यूम करोगे, अगर तुम A1 को इस डायग्राम में ओरिजिन एज्यूम करोगे तो A2 क्या बन जाएगा, A2 माइनस A1। A3 क्या बन जाएगा, A3 माइनस A1। हो गया प्रूफ। लेकिन अगला स्टेप तो वही होगा ना, फिर काम तो वही करना पड़ेगा ना, फिर हमको उसको ओपन तो करना ही है उस क्रॉस प्रोडक्ट को, तो वही काम ऐसे हो गया। ठीक है,
तो प्रोजेक्शन वाली ज्योमेट्री मत जाओ, देखो ज्योमेट्री इन्वॉल्व करोगे तो फिर 3D में कंफ्यूज होगे। अभी हमने 3D स्टार्ट नहीं की है, 3D स्टार्ट करेंगे तब हम ज्योमेट्री में जाएंगे। अभी जितना काम वेक्टर से हो सकता है वेक्टर से करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस थियोरेटिकली कहीं पर, अगर हो तो इसको डिस्कस कर लो। आगे बढ़े भाई। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम जानते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी ली थी, a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a, वो साइन लगा लेना ऊपर वेक्टर्स वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी हम देख ही चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। a क्रॉस b प्लस c लिखा है तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c होगा, इसको नोट करते रहना, भले मैं स्लाइड्स भेज दूं बट तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। इट इज कॉम्पेटेबल विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर को तुम कहीं भी घुमा सकते हो, बाहर ले आओ क्रॉस प्रोडक्ट के या फिर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। और it is not associative but satisfies this identity। तो ऑब्वियसली अगर रोटेशन में चलोगे, अब ये इसका जो प्रूफ होगा वो तुम्हें मिलेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, बट फिलहाल के लिए a क्रॉस ब्रैकेट b क्रॉस c, b क्रॉस, मतलब रोटेशन में अगर हम abc को चेंज करें तो इसका सम 0 होगा। लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है उस पर ज्यादा डिस्कशन फिलहाल नहीं कर सकते हैं, बस ऐसा कहने का मतलब ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो कन्वेंशन में बनाया है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, इट इज ओनली वैलिड इन 3 डायमेंशंस, R3, R क्यूब, R क्रॉस R, या फिर 7 डायमेंशंस। अब तुम इसका रीजन पूछोगे तो हमें ऑक्टोनियंस पे जाना पड़ेगा। सर ये जैकोबी आइडेंटिटी क्या है? जैकोबी आइडेंटिटी अभी यार इसका प्रूफ जो है ना वो VTP में आएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। मुझे बताओ कि फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज में किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज में किसी को डाउट है? नहीं क्लियर, उतना बात क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी के लिए उतना ही रखो। नेक्स्ट टू में स्पेशली जो लास्ट वाली है वो कभी डिस्कस करेंगे, जब खाली टाइम हो तो आराम से डिस्कस करेंगे, जब हम 3 डायमेंशन से आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे n डायमेंशंस के बारे में। टोपोलॉजी अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अच्छा, जो चौथी आइडेंटिटी है वो आ जाएगी, चौथी आइडेंटिटी बहुत जल्दी आने वाली है जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आएंगे, बट फर्स्ट ही तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट ही तुमने नोट कर ली? 1 मिनट सर। हाँ, फर्स्ट ही नोट करो। सर जो वहाँ पे हमने शोलेस वाला डिटर्मिनेंट निकाला था, वहाँ पे हम और एक रो ऐड कर सकते हैं क्या, Z1 Z2 वाली? शूलेस में Z1 Z2 समझा नहीं मैं। शूलेस वाला फॉर्मूला तो x1 x2 y1 वो अलग करियो, x1 y1 x2 हाँ y2 सर, हाँ सर, उसमें हम थर्ड कोऑर्डिनेट इंक्लूड कर सकते हैं क्या, Z एक्सिस वाले? नहीं, वो फॉर्मूला याद है हमने कैसे किया था? क्रॉस किया था हमने उसमें। तो अगर हमने थर्ड कॉलम बनाया तो फिर उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली जब तुम थर्ड कॉलम ऐड करोगे तो मुझे बनाना पड़ेगा एक डिटरमिनेंट, है ना? तो इसीलिए जो है बेटर होगा वेक्टर्स की हेल्प से। मतलब अगर हम 2 डायमेंशन के आगे एरिया निकालने का फॉर्मूला चाहते हैं तो वेक्टर्स वाला फॉर्मूला यूज करें, फिर वो दिख जाएगा आपको क्या करना है। नोट कर लिया? ये जो फोर्थ वाला है वही जैकोबी आइडेंटिटी है क्या? हाँ, फोर्थ ही जैकोबी आइडेंटिटी है, बट उसका प्रूफ अभी नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको बाद में कर लेंगे। तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, जो लिखा हुआ है ना उसके नीचे स्टेटमेंट A क्रॉस ब्रैकेट B क्रॉस C प्लस B क्रॉस ब्रैकेट C क्रॉस A प्लस C क्रॉस ब्रैकेट A क्रॉस B इक्वल्स 0, यही जैकोबी आइडेंटिटी है। हो गया सर। ओके, हाँ अब देखो, क्योंकि हम लगातार एरिया की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट और अज्यूम करो कि मुझे एक क्वाड्रेटिक का एरिया निकालना है, और इस बार ये जो वर्टिसेस हैं इनका पोजीशन वेक्टर ना देकर हमारे पास डायगोनल वेक्टर्स, यानी मेरे पास AC वेक्टर है, लेट्स डायगोनल वेक्टर मान लो, मैं इसको बोल देता हूं D1 वेक्टर, एंड आई हैव BD वेक्टर, लेट्स कॉल दिस वेक्टर
D2 vector. So now I want to find the area of this quadrilateral in terms of D1 and D2. मैं फिर लिख रहा हूं AC vector is D1 vector and BD vector is D2 vector. So treat this as a question कि अगर हमारे पास diagonal vectors हो किसी भी quadrilateral के तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, and this information is sufficient. When I say this information is sufficient, that means what? Because vectors are free. Okay, to construct a quadrilateral, I have to make sure that these two vectors lie in the same plane. But still they are free to move in the plane as well. That means अगर मैं इस वेक्टर को इधर घुमा दूं, इस वेक्टर को इधर घुमा दूं, कहीं ले जाऊं, इनफैक्ट इनके चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो भी शेप बनेगा तो खैर क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया विल रिमेन अनचेंज्ड. अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया इन टर्म्स ऑफ D1 एंड D2 निकाला जा सकता है. आर यू गेटिंग मी? मैं ये कह रहा हूं कि मान लो BD है, मैंने उसको स्लाइटली थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया तो भाई हमारा क्वाड्रिलेटरल चेंज हो गया. करेक्ट, हमारा क्वाड्रिलेटरल चेंज हो गया, बट उसका एरिया जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. इसका तो मतलब ये निकल रहा है इफ दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट देन. चलो पहले हम लोग उसका एरिया निकालते हैं. टेल मी कैसे किया जाए भाई, क्या किया जाए? सर हम हाफ D1 D2 हाफ D1 क्रॉस D2 है ना, ये कह रहे हो? यस सर. ये हाफ D1 D2 कह रहे हो? सर क्रॉस ना, सही आंसर है. एरिया जो है वो आना चाहिए हाफ मॉड D1 क्रॉस D2, ये आना चाहिए. अब देखो तुम डिराइव कर पाते हो या नहीं कर पाते, ट्राई करो. in case you want any hint, तो हिंट हमेशा वही है, एरिया ऑफ पॉलीगन. अगर ट्रायंगल के ऊपर हम गए तो हमेशा हमें सोचना इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल्स ही ऑब्वियसली, है ना, हमको ट्रायंगल की टर्म्स में ही सोचना है. तो सोचो. सर एक डाउट था. सर आप जब बोल रहे थे वो BD को नीचे शिफ्ट किया तो हम ऐसे शिफ्टिंग कर सकते हैं क्या कि C और D को कोइंसाइड करवा दे? C और D को, हाँ क्यों नहीं, फिर तो ट्रायंगल बन जाएगा और उसका भी एरिया इसका मतलब सेम ही रहेगा. तो वो प्रूफ नहीं हो सकता? वो अभी यही तो प्रूफ हो रहा है. तो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि इसका एरिया इज डिपेंडेंट ऑन D1 एंड D2 ओनली, दैट मींस आई कैन शिफ्ट D2 एनीवेयर इन दिस प्लेन, आई कैन शिफ्ट D1 एनीवेयर इन दिस प्लेन. प्री रिक्विजिट है ना कि मैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं कि D वेक्टर कोई भी D वेक्टर में मूव करूंगा तो एरिया चेंज नहीं होगा. प्री रिक्विजिट नहीं है, दिस इज द कंक्लूजन यार. ये प्री रिक्विजिट कैसे हो सकता है? Tell me what, when I say AC vector is D1 vector, what does it mean? C vector minus A vector, ये तो C vector minus A vector. तो अगर मैं C vector minus A vector दो पॉइंट्स का डिफरेंस, दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस सेम रखूं, फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर इज I cap. ये फर्स्ट डे डिस्कस हो चुका है, फ्री वेक्टर्स. I cap means what? अगर ये ओरिजिन है 0 0 0 और ये पॉइंट है 1 0 0, दिस इज I cap. But then मान लो ये है 1 2 3 and this is 2 2 3, still I cap. तो मेरे पास समझने की कोशिश करो कि I cap को तो हम शिफ्ट करके कहीं भी आ सकते हैं ना. इस तरीके से हम AC वेक्टर को शिफ्ट करके कहीं भी ले आ सकते हैं. हम A को नहीं शिफ्ट कर सकते, C को शिफ्ट नहीं कर सकते अगर फिक्स उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बट इस वेक्टर को तो हम कहीं भी घुमा सकते हैं. ये जब तुमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, तुमने पैरेललोग्राम लॉ में क्या किया? ट्रायंगल लॉ ही तो यूज किया कि तुमने कहा कि नहीं इसके पैरेलल बना देंगे, तुमने वेक्टर को शिफ्ट किया ना. मैं ये कह रहा हूं कि मान लो इस AC वेक्टर को, इस AC वेक्टर को मैं यहां ले आया, ऐसा ये AC वेक्टर शिफ्ट करके मैं यहां ले आया. ठीक है, तो अब बताओ कि BD और AC इन दोनों वेक्टर्स से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनने वाला तो बन ही रहा है. अब क्या बन रहा है? अब तो एक ट्रायंगल बन गया. ट्रायंगल प्रूफ हो गया सर. हो गया प्रूफ? चलो पहले उसका प्रूफ देखते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं. यस सर, प्रूफ हो गया. ओके वेरी गुड. बताओ भी कैसे प्रूव किया तुम लोगों ने?
सर D1 वेक्टर को C वेक्टर माइनस A वेक्टर लिख लेंगे और D2 को D वेक्टर माइनस B एरिया वेक्टर ऑफ पॉलीगन लगा दिया बाद में। सो D1 वेक्टर को हमने लिखा सर, वेक्टर C माइनस वेक्टर A, बात सही है। और उसके बाद सर वैसे ही D2 को भी डिफाइन कर दिया D वेक्टर माइनस B वेक्टर। व्हाई नॉट, मतलब सर उसके बाद एरिया ऑफ पॉलीगन लगाया, फिर अल्टरनेट टर्म्स को नेगेटिव डायरेक्शन करके माइनस साइन करके बिल्कुल फैक्टराइज सही, कर दिया। तुम्हारा मेथड बिल्कुल सही है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं इसको। हाँ सर ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एबीसी में ब्रेक करके और सिंपली हो गया। यस यस, तो वो क्या कर रहा है, देखो अगर हमने ये ट्रायंगल लिया, मैंने कहा ना कि किसी भी डायग्राम को हमको ट्रायंगल से ब्रेक करना है। इफ आई हैव एडीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं और इन दोनों का एरियाज ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। क्या आएगा भाई? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, हाफ मॉड फर्स्ट चूज एडीसी। हाँ, क्या होगा एडीसी का एरिया? टेल मी। एडीसी क्रॉस एसी, एडी वेक्टर क्रॉस एसी मतलब D1 वेक्टर, है ना? क्यों भाई? एडी क्रॉस D1, सही है ना? यस। प्लस दूसरा ट्रायंगल ACB, इसका एरिया क्या होगा? हाफ D1 क्रॉस AB, D1 क्रॉस AB। सेम डायरेक्शन में तो मॉड कॉमन ले सकते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, AD क्रॉस D1, D1 क्रॉस AB, जैसे हमने पॉलीगन में किया था। क्या यहां पर भी हम इन मॉड्स को कॉमन ले सकते हैं? ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया गलती से, सॉरी। क्या हम यहाँ पे मॉड को कॉमन ले सकते हैं? बताओ। यस सर। यस क्या ये दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं? देखो ना, AD क्रॉस AC टुवर्ड्स यू, AC क्रॉस AB टुवर्ड्स यू, लाइक वेक्टर्स। यस, आई कैन डू दैट। दिस इज हाफ AD क्रॉस D1 वेक्टर एंड प्लस D1 क्रॉस AB वेक्टर। अब ये बताओ कि क्या मैं इस D1 को कॉमन निकाल सकता हूं? श्रीकांत बताएगा, श्रीकांत बताएगा। श्रीकांत, कैन वी टेक दिस D1 वेक्टर कॉमन? हाँ। बताओ फिर कॉमन लगे क्या लिखो? D1 क्रॉस AD क्रॉस AB, हाफ D1 क्रॉस AD प्लस AB, D1 क्रॉस AD प्लस AB, ये कह रहा हूं ना? माइनस होगा, वो पहले पोजीशन माइनस चेंज होगा करना सर, पड़ेगा। सेम पोजीशन पे होना चाहिए। सेम पोजीशन होना चाहिए। And many of you are going to do the same mistake. Yes, it is distributive, but it is not commutative. इस बात को ध्यान रखना। मैट्रिक्स जैसा। हाँ सर। अगर तुम इसको कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो। यस एग्जैक्टली, ये मैट्रिक्स जैसा है। अगर तुम कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो, बट मेक श्योर दैट व्हाटएवर वेक्टर यू वांट टू टेक कॉमन क्रॉस प्रोडक्ट में, उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, प्री मल्टीप्लाइड और पोस्ट मल्टीप्लाइड वाली बात। तो यहाँ देखो D1 प्री मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे D1 पोस्ट मल्टीप्लाइड है। तो फर्स्ट वी विल स्विच D1 एंड AD। सो ये हम ऐसा कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हाफ क्या माइनस D1 क्रॉस AD एंड प्लस D1 क्रॉस AB। और अब आप लोग आराम से इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो बताइए कॉमन लेने बाद क्या है? कॉमन लिया हमने, D1 को अगर मैंने कॉमन लिया तो क्रॉस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? माइनस AD और प्लस AB, है ना? क्या आएगा? AB वेक्टर माइनस AD वेक्टर। What is AB minus AD? D2 वेक्टर। D2 वेक्टर। AB minus AD is DB. DB is actually minus D2, but क्योंकि मॉड लगा तो फर्क पड़ता है। मॉड लगा है। ये हो गया। तो ये बात प्रूव हो गई भाई कि हमारा जो है हाफ D1 क्रॉस D2 इस क्वाड्रेटल का एरिया है। और फिर इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मैं D1 को शिफ्ट करके यहां ले आऊं, ये D2 है,
तो इस ट्रायंगल का एरिया, आई मीन इफ आई जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, ये जो ट्रायंगल में तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका एरिया तो हम पहले ही देख चुके हैं, इट इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। शौनक, तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने मतलब ये है कि ये रहा पहला डायगोनल, ये रहा दूसरा डायगोनल, और अगर मैं उसको शिफ्ट करके यहां ले जाऊं, शिफ्ट करके, कीपिंग द डायरेक्शन सेम, कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, इन द सेम प्लेन, इफ आई मूव दिस वेक्टर एनीवेयर, whatever quadrilaterals or triangles will be formed, their area will not change because we are not changing the vectors. Is it too tough to comprehend? मतलब क्या मतलब ऐसा हो रहा है कि हम बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? I don't know, मतलब नहीं सर, समझ गए। ये फ्री वेक्टर्स वाली बात यार इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम ज्योमेट्री में चीजें फिक्स रखते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी ये मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर्स के डायगोनल हैं, और अगर मैं इस डायगोनल को देखो नीचे शिफ्ट करके यहां तक ले आऊं, तो क्योंकि ये पॉइंट अब इसी लाइन पे आ चुका है, तो अब तुम्हें दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, बट एरिया विल रिमेन। तो उससे ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते ना, मतलब कांटेक्ट ही लूज कर दें। कांटेक्ट लूज कर दिया, अच्छा ये ऐसा कुछ और बन जाएगा शायद, ना, मतलब फर्क तो नहीं। एज फार एज डायरेक्शन सेम कुछ और बन जाएगा। गुड क्वेश्चन। ये ऐसा है और ये इधर आ गया। अब जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्या उसका एरिया हाफ d1 क्रॉस d2 होगा? डायगोनली नहीं बचा, मतलब डायगोनली वो साइड हो गया, तो डायगोनली अलग हो गया उस क्वाड्रिलेटरल से। ये मान लो ऑलमोस्ट ऐसा है, ऐसा कर दिया, क्या इसका एरिया भी हाफ d1 क्रॉस d2 होगा? नो सर, नो। दिस टाइम अगर तुम वो चारों पॉइंट ज्वाइन करके बना रहे हो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज वेक्टर में क्या होगा, तुम कुछ क्रॉस प्रोडक्ट्स इस तरह कैंसिल होंगे, कुछ नेगेटिव एरियाज पॉजिटिव को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे वो चीज ऐड होके वो एरिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर सेइंग दैट दीस टू आर डायगोनल्स। हाँ, एज लॉन्ग एज दिस इज ट्रायंगल फाइन, तो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, बात सही, कॉन्टैक्ट ब्रेक ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हो गई, और क्रॉस प्रोडक्ट का हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लिया। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में या तो वो प्रॉपर्टी यूज हो रही होंगी कुछ, या फिर डायरेक्टली हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, प्रूव दैट a प्लस सी इक्वल्स टू m टाइम्स b वेक्टर। या फिर इन शॉर्ट हम लैंग्वेज में बोले तो बोल सकते हैं कि a प्लस सी इज कोलिनियर टू वेक्टर b। पहला क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन? सर वो जो कंडीशन दी हुई है उसमें b क्रॉस c को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। और परफेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये काम किया था, a क्रॉस b, और ये क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, लेकिन ये सिचुएशन तुम्हारे सामने कई बार आएगी आगे चलकर। कई क्वेश्चंस में ऐसा आएगा हमारे सामने कि इधर क्रॉस प्रोडक्ट है, उधर क्रॉस प्रोडक्ट है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन लेते हुए बस ध्यान रखना है, जस्ट लाइक मैट्रिसेस, ऑब्वियसली इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट सेम पोजीशन पर वो वेक्टर होना चाहिए, प्री मल्टीप्लाइड और पोस्ट मल्टीप्लाइड। तो a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c इक्वल टू 0, सही बात है। और उसके बाद क्या करेंगे? b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c हो जाएगा, प्लस c क्रॉस b कॉमन ले लेंगे, और फिर तुम क्रॉस c फिर कॉमन b ले को भी सकते हो। जब कॉमन लेंगे तो वो राइट हैंड साइड, मतलब वो पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो मतलब वो तुम्हारा आएगा a प्लस c क्रॉस b है, हाँ सर। और a प्लस c क्रॉस b इक्वल टू 0। a प्लस c क्रॉस b इक्वल टू 0 कोलिनियर, a प्लस c एंड b आर कोलिनियर। और कोलिनियरिटी के बारे में बताइए इनको कि a प्लस c इक्वल टू लैम्डा b, तो a प्लस c इक्वल टू mb आ गया, है ना, सही है। तो पहले क्वेश्चन में इसका मतलब कुछ नहीं है, सही है, पहला क्वेश्चन तो आराम से हो गया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ज्योमेट्री का है, तो करो, ट्राई करो, अपने आप इसको इंटरप्रेट करो, आई वोंट हेल्प यू। क्वेश्चन अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ देता हूँ कि OA जो है वो A वेक्टर है, OB जो है वो 10A plus 2B है, और OC जो है B वेक्टर है। Where was origin? If P denotes the area of quadrilateral OABC and Q denotes the area of parallelogram with OA and OC as adjacent sides, तो इन दोनों एरियाज को रिलेट करना है।
बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। सर हो गया ये भी। हो गया, वेरी हाँ, नाइस। सर इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की सर वो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाए। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब कौन सा? सर OA और OC वाला एडजेसेंट साइड्स है। हाँ मतलब पैराग्राम के बारे में लिखा ही हुआ है। हाँ सही बात है। तो Q की वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ A क्रॉस C, A क्रॉस B, है ना? यस सर। तो हमें केवल इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है OABC का। और OABC का एरिया कैसे निकलेगा? OA क्रॉस OABC का एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 OB into AC। अच्छा तुम वही D1 क्रॉस D2 तो D1 क्रॉस D2 को हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। या फिर दो या तो दो ट्रायंगल ट्रायंगल में बांट के कोई कुछ कॉज भी नहीं लगा नहीं सकते मतलब। चलेगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। 6 टाइम्स मॉड ऑफ A क्रॉस C आना चाहिए, A क्रॉस B सॉरी, अगर आ रहा है तो सही है। आ रहा है क्या? 1 सेकंड। 6 तो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 6 आ रहा है क्या? हाँ 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। 12/2 6 हो जाएगा, सही है। क्यों भाई, आ रहा है सबका? जी सर मुझे करना पड़ेगा। हाँ सर आ गया। आ गया सर, आगे तो कर देते हैं। कुछ जो है बच्चे जो है म्यूट करना पसंद करते हैं, बोलना पसंद नहीं करते कि मुझे नहीं आया, तो उनको हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ 1 मिनट। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें हमको बनाना है B वेक्टर और A वेक्टर और हाँ प्लस का तो 10A + 2B। 10A + 2B। देखो एक चीज और डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है? ये O है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, हाँ सॉरी ये C है। अब मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि B है कहाँ पर, है ना? डिसाइड करना पड़ेगा ना। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में OA और OC तो ये पॉइंट C है। 10A + 2B, देखो 10A 10 टाइम्स A, 2B मतलब 2 टाइम्स B, और जब तुम उसको ऐड करते हो पैरेललोग्राम लॉ से तो होगा तो उसके बीच में ही, है ना? काफी दूर होगा, मान लो B यहाँ पर है। बट ये चीज क्लियर है कि जो B है वो A और C के बीच में ही आएगा। मतलब B अगर B यहाँ कहीं होता तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज होता ना यार, है कि नहीं? तो इसलिए इस चीज को नोटिस करना हमेशा, जैसा 2D में हम करते हैं कि भाई अगर हमें 2D में क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन का एरिया निकालना है तो एक बार हम पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं, उनका ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो एनीवेज अगर मैं B को एक बार देख लिया, दिस इज 10A + 2B, तो अब तो इसका निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। वी कैन ब्रेक दिस इनटू ट्रायंगल, उससे निकाल लो, उसमें क्या है। तो क्या सबका आंसर आया कि नहीं आया इसका? आ गया? हाँ सर आ गया सर। आ गया ना? यस सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड दिखाना है, क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार कर लिया है, मैं आज स्लाइड्स भेज दूंगा तो ये तुम दोबारा ट्राई कर लेना। लेट्स गो टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 पे आते हैं डायरेक्टली। फॉर एनी वेक्टर A क्रॉस I स्क्वायर, A क्रॉस J स्क्वायर, A क्रॉस K स्क्वायर इज 2A स्क्वायर, एंड व्हेन आई से A स्क्वायर, यू नो A स्क्वायर इज A डॉट A, है ना? मॉड A स्क्वायर या यस सर। तो बताओ भाई कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को? फोर्थ क्वेश्चन को कैसे करना है? सर A1I का प्लस करके डिस्ट्रीब्यूट ब्रेक करके कर सकते हैं, मतलब A को हाँ सर 3 A को अज्यूम कर सर अज्यूम कर लेते अज्यूम करके। राइट, तो A को हम अज्यूम कर लेते हैं A1I कैप + A2J कैप + A3K कैप, और जैसे तुम ये अज्यूम करोगे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो ठीक है, उसको अपने आप ट्राई कर लेना। आगे बढ़ते हैं, है ना? फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दो, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे तुम अज्यूम करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, बट अगर ज्योमेट्री कर ही रहे हैं तो थोड़ा बेटर क्वेश्चन करते हैं। ये भी तुम घर पे करोगे। नेक्स्ट दिखाना, नेक्स्ट बेटर क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन हम ज्योमेट्री का करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो एरिया वाले क्वेश्चन से है। और यहाँ पे देखो ये जो है एक क्वेश्चन निकाला मैंने किसी ओलंपियाड का, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, बट आओ इसको हम लोग आज
वेक्टर्स की हेल्प से करते हैं. A1, A2, A3, A4, A5, A6 be a convex hexagon having its opposite sides parallel. तो ध्यान रहे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारा रेगुलर नहीं है. रेगुलर नहीं है, जरूरी नहीं कि रेगुलर. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऐसा है. तो एक मिनट, क्या दिया हुआ है? A1, A2, A3. ओके, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6. अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये साइड्स पैरेलल हैं तो प्रूव करो कि A1, A3, A5 मतलब ऑड वाले जो वर्टिसेस हैं, ऑड सब एंड इवन सब, उनका एरिया सेम होगा. सो A1, A3, A5. इंटरेस्टिंग है. A1, A3, A5. ठीक है, प्लस 3 बताओ उसको. A1, A3, A5 and A2, A4, A6. इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है, ये हमको प्रूव करना है. और साइड्स पैरेलल दी हुई है. सो सीम्स टू बी अ वेरी नाइस प्रॉब्लम इन ज्योमेट्री. प्लेन ज्योमेट्री की काफी अच्छे क्वेश्चन दिख रहा है. क्यों? क्योंकि साइड्स पैरेलल हैं तो ठीक है, एरिया वाली कुछ चीजें हम लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेम बेस रखकर, और क्योंकि पैरेलल है तो फिर कुछ एरियाज हम सेम कर सकते हैं. बट डोंट बॉदर, ज्योमेट्री के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है. वी कैन डायरेक्टली मूव टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग वेक्टर्स. तो पहला स्टेप क्या होगा भाई? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सारे पोजीशन वेक्टर. हाँ, अब पोजीशन वेक्टर लेते हुए तो पता है कि चॉइस ऑफ ओरिजिन हमारी है. आई मीन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हमारे पास है. आई कैन चूज एनी वर्टेक्स टू बी द ओरिजिन, और द बेस्ट लोकेशन ऑफ ओरिजिन कैन बी डिसाइडेड. बट एनीवेज, अगर हम नहीं करना चाहते हैं काम, मतलब कोई मैंडेटरी भी नहीं है, अगर तुम ना करना चाहो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि A1 वेक्टर इसको अज्यूम कर लिया मैंने, इसको A2 वेक्टर अज्यूम कर लिया. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार ब्रीफली बता दोगे क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक हेक्सागन है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है. सो A1, A2 is parallel to A4, A5. A1, A6 is parallel to A3, A4. Opposite sides are parallel. Then we have to prove that area of A1, A3, A5 is equal to area of A2, A4, A6. ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन. अब जल्दी से बताओ मुझे, अगर ये मुझे प्रूव करना है तो व्हाट इज, क्योंकि अब तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद ही है. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल A1, A3, A5? हाफ ऑफ उसके अंदर A1 क्रॉस A3 फिर प्लस हाफ ऑफ A1 क्रॉस A3, करेक्ट, प्लस A3 क्रॉस A5 प्लस A5 क्रॉस A1 करेक्ट. और व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल A2, A4, A6? ये मेरे को बताइए. दिस इज A2 क्रॉस A4 प्लस A4 क्रॉस A6 प्लस A6 क्रॉस A2. तो ये हमको प्रूफ करना है कि दोनों एरियाज इक्वल है, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है. एंड व्हाट इज गिवन? गिवन क्या है बताओ मुझे, क्या पता है? पैरेलल है. फॉर एग्जांपल A1, A2 वेक्टर is parallel to A5, A4, है कि नहीं? A1, A2 is parallel to A5, A4. Since we have an expression involving cross product, तो it would be better, मतलब ये हम वो भी कर सकते हैं lambda times, but instead we can use cross product, right? अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, पैरेलल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा. हाँ, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? A2 minus A1, A2 क्रॉस A4 minus A5 equals to 0.
सर ऐसे सबकी लिख देंगे और फिर सबको खोल देंगे और ऐड कर देंगे तो वही बिल्कुल सही इंट्यूशन तुम्हारा, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि यहाँ पर कुछ टर्म्स देखो पॉजिटिव आएंगे, जैसे A2 क्रॉस A4 प्लस A1 क्रॉस A5, A1 क्रॉस A5, ठीक है। और उसके अलावा कुछ टर्म्स और आएंगे, जैसे कि A1 क्रॉस A4, चलो लिख लेते हैं, सारी लिख लेते हैं, A1 क्रॉस A5 प्लस सॉरी माइनस में क्या आएगा अभी? A2 क्रॉस A5 और A1 क्रॉस A4 एंड माइनस A2 क्रॉस A5 इक्वल्स टू। तो ये एक इक्वेशन नहीं है, ऐसे हमारे पास 3 इक्वेशंस आने वाली है, बिकॉज एवरी पेयर इज पैरेलल। तो लिखते हैं और कौन सी साइड्स पैरेलल है भाई, जल्दी बताओ। A1 A2 और किसकी और क्या ले? A2 A3 is parallel to A6 A5 किस सब लिख लेते हैं? A3 A4 is parallel to A1 A6। अब बताओ जल्दी से कि ये क्या बनने वाला है? जितनी फास्ट कर सकते हो उतनी फास्ट। ये वाले एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ भाई ना, वही तो करना ही है भाई। 1 2 का 2 3 हो गया, 5 4 का 6 5 हो गया। बट एनीवेज मतलब A3 माइनस A2 इधर है और A5 माइनस A6 इधर है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आएगा A3 क्रॉस A5, है ना? आएगा ना भाई, A3 क्रॉस A5 आएगा। यस सर। और एक और टर्म आएगी A2 क्रॉस A6 जो पॉजिटिव वाली है, A2 क्रॉस A6, बताओ आएगा भाई? माइनस A2 माइनस A6 ना? यस सर। आएगा यार। अरे तुम्हें दिक्कत हो रही तो लिख लो, उसमें कोई दिक्कत ऐसे समझ गए, समझ आ रहा है, समझ गए। A3 माइनस थोड़ा लेंथी हो रहा है बट आइडिया बिल्कुल सही है। हम फाइनली तीनों को ऐड करेंगे, मतलब या सबको पे करके जरूर नहीं ऐड करें क्योंकि साइन का लोचा हो सकता है, कहीं पर ऐड कहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, A5 माइनस A6। अब देखो A3 क्रॉस A5, A2 क्रॉस A5 A6 और माइनस क्या आएगा, माइनस A2 क्रॉस A5। अब देखो ये क्लियर सी बात है कि हम इस वाली इक्वेशन को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट दिस टर्म, आई डोंट वांट कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड, राइट? तो ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। एनीवेज क्या आ रही, माइनस A2 क्रॉस A5 एंड माइनस A3 क्रॉस A6। जल्दी थर्ड वाली बोल दो भाई, थर्ड वाली क्या है? आई थिंक ये आनी चाहिए A4 क्रॉस A6 प्लस A3 क्रॉस A1 A3 क्रॉस गुड हाँ A3 क्रॉस A1 माइनस A3 क्रॉस A6 A3 क्रॉस A6 माइनस A4 क्रॉस। तो जो डिमांड है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना? हमको ये प्रूव करना है दोनों सेम है। एंड लुक एट द ऑर्डर, A1 A3 A3 A5 A2 4 4 6 6 2। तो साफ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 2 4 है, गुड। 4 6 है, गुड। बट 2 6 नॉट गुड। 2 6 को हमें 6 2 करना है, तो दैट मीन्स यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करता है। ये सारी टर्म्स का साइन चेंज कर दो और ये टर्म्स हम ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड बट सब्ट्रैक्टिंग सेकंड। So what is going to happen? See, A1 cross A4 कैंसिल हो दिखाई दे रहा है? यस। यहाँ देखो A4 क्रॉस A1, भले ही माइनस माइनस है बट रिवर्स है, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। A2 क्रॉस A5 और A2 क्रॉस A5 ये तो साफ साफ कैंसिल हो ही रहा है। एंड सिमिलरली A3 क्रॉस A6 और A3 क्रॉस A6 भी कैंसिल हो रहा है। एंड व्हाटएवर इज लेफ्ट यू कैन सी, देखो ये जो बचा है हमारे पास इसमें इवन वाले जो कॉम्बिनेशन है, A2 क्रॉस A4 A4 क्रॉस A6, और ये भले ही तुम्हें माइनस नजर आ रहा है वो पर A6 अगर क्रॉस A2 हो जाएगा, रिवर्स कर लेंगे तो A2 A4 A4 A6 A6 A2 ये तीनों एक साथ हो गए, बाकी तीनों पहुंच गए। हमने प्रूफ कर दिया तीनों से।
तो बात यह है कि कोई दिमाग, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ज्योमेट्री की थ्योरम कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि हमने किया गया, हमने इतनी एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच यूज की कि हमने सारे के सारे पॉइंट्स को उनके पोजीशन वेक्टर्स दे दिए। दैट मींस एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स दे दिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत लेंथी होती, पैरेलल, स्लोप, पता नहीं क्या क्या हम यूज करने होते हैं अगर 2D होती तो, या 3D में भी। बट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लिया। तो बात यह है, देखो, दैट्स व्हाई दिस नेम ऑफ द चैप्टर इज वेक्टर अलजेब्रा। तो हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अलजेब्रा से सॉल्व कर रहे हैं, और अब और भी कन्वीनियंटली कर रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, समझे, ओलंपियाड क्वेश्चन था ये। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? टेल मी, कोई डाउट है किसी को? अगर हम वो पैरेलल के लिए लैम्डा वाला मेथड से लेते तो आ जाता, उससे जो है तो बस तुम्हें रिप्लेस करना पड़ता। a1 a2 माइनस a1 इज लैम्डा टाइम्स a4 माइनस a4। तो कहीं ना कहीं हमको a1 को या a2 को रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये एक एक्सप्रेशन उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बट भाई टू बहुत ये जरा अच्छा है ना यार, यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट दिख गया हमको। हाँ सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लिया या टाइम लगेगा? यस सर। मतलब आइडिया तो मिल गया ना तुमको कैसे? हाँ सर, समझ गया ना? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते। नेक्स्ट स्लाइड पर जो क्वेश्चन है इसको तुम नोट कर लो। ये जो क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मली मैं ये क्वेश्चन इनमो के बाद लेता था, मतलब इनमो की प्रिपरेशन के टाइम पे लेता था, लेकिन मैं तुम्हें जेई की क्लास में दे रहा हूं बिकॉज यू नो वेक्टर्स। ये क्वेश्चन है आईएमओ का, समझे, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का। बट दिस इज वन ऑफ द अनयूज्ड प्रॉब्लम्स। होता है कि कई कंट्रीज प्रपोज करती हैं क्वेश्चंस, तो सबके क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं। जैसे मोस्टली इंडिया के क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होते हैं, कि बहुत ही कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो ये किसी कंट्री ने प्रपोज किया था, यूज नहीं हुआ था। तो किसी भी स्केलेन ट्रायंगल में, नो साइड इक्वल टू अदर साइड, स्केलेन ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का जो एंगल है, और वो एंगल कौन सा? GIH, जो इन सेंटर बन रहा है, वो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होता है। व्हाट अ फैक्ट, कमाल की बात है। सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का जो एंगल है, एंगल GIH, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। तो बताओ जल्दी से मुझे, केवल जस्ट द आइडिया, हाउ, जस्ट द आइडिया, कैसे प्रूव करोगे उसको यूजिंग वेक्टर्स? वेक्टर्स का यूज करके तुम्हें कैसे प्रूव करने वाले हो उसको बताओ। सर अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, सर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव तो cos थीटा नेगेटिव। तो काम तो इतना ही है कि हमको ये प्रूव करना है कि भैया इसका जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, कौन से दो वेक्टर्स? IG और IH, मतलब G माइनस आई एंड H माइनस आई। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन तुम्हें H का पोजीशन वेक्टर नहीं पता है। हालांकि वो tan A tan B tan C में लिख सकते हो, बट नॉट यूजफुल, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको ड्यू टाइम में बैठकर, जब भी तुम फ्री हो, कुछ करने को ना हो, एंड यू आर गेटिंग बोर्ड, उस टाइम पे तुम इस लुक को लेकर बैठ सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे करूंगा तो बेचारा जो है बोर्ड, वैसे मैं बताऊंगा ऑब्वियसली, अगर कोई सॉल्व करना चाहता है अपना अटेम्प्ट करे, और इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। तो बस नोट कर लो इस क्वेश्चन को, अगर तुम चाहो तो सॉल्व करना। क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस आर ओवर। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मेन एप्लीकेशन क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का मेन एप्लीकेशन है एरिया, राइट। एरिया की प्रॉब्लम देखते ही समझ जाओ तो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है, ठीक है? कभी कभी कोलिनियरिटी या पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी यूज करते हैं, बट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड वो लैम्डा वाला है, A इक्वल्स टू लैम्डा B इज बेटर। ओके, नोट कर लिया क्वेश्चन तुम लोगों ने? सर अगर पैरेलल वेक्टर्स मेंशन्ड है कहीं क्वेश्चन में, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करेंगे या लैम्डा वाले मेथड से जाएंगे? उसका हाँ ना, लैम्डा वाला मेथड जो है वो स्ट्रॉन्ग मेथड है, बट देन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देखो इस क्वेश्चन में हमने लैम्डा यूज नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी जो प्रूफ करा था उसमें क्रॉस दिखाई दे रहा था, तो हमने क्रॉस यूज कर लिया।
बट मोस्टली 90% केस में तुम लैम्डा यूज कर रहे हो, और ऐसा नहीं लैम्डा यूज करने से उसमें आता नहीं, यहां भी लैम्डा यूज करने से आंसर आता है, ठीक है। बट आई चूज टू गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज जो एक्सप्रेशन था जो प्रूव करना था वो भी क्रॉस प्रोडक्ट में था, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। नोट कर लिया सभी ने? हेलो, क्या भी आवाज निकल नहीं रही, क्या हो गया सर। ओके, तो अब हमारे समझो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एम नॉट इन रश बट एटलीस्ट मैं स्टार्ट तो कर सकता हूँ, मतलब बेसिक केवल एक बार कि ये होता क्या है इसके बारे में डिस्कशन तो हो ही सकता है। तो देखो भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब बात कर रहे हैं तीन वेक्टर्स की, ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स की, और यहां पर देखो स्केलर ऐड करने का मतलब ये है, एक बार फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, और डिपेंड करेगा कि जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आ रही है वो क्या आ रही है। सो व्हेन आई से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट मींस तीन वेक्टर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करना है, यानी डॉट और क्रॉस करना है उनका, सच दैट द रिजल्टिंग क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहला ही पॉइंट देखो लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी। सो देखो एसटीपी बॉक्स, हाँ फटाफट उसको देखो भाई, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एसटीपी, इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, बाय बॉक्स। अभी दिखाता हूं बॉक्स क्या बोलते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस now we are going to multiply three vectors, and scalar, as I said, the resulting quantity will be a scalar quantity. So if somebody somewhere, if you are thinking कि क्यों ना हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और उसका फिर डॉट प्रोडक्ट लें, तो हमको मिल जाएगी सर वो तो स्केलर हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर समथिंग इनटू सी हो जाएगा, समथिंग इनटू स्केलर दो वेक्टर्स का स्केलर इनटू सी डॉट वेक्टर। doesn't make any sense without brackets. ब्रैकेट हाँ में सर, तो इस क्योंकि डॉट को हटाऊंगा तब तो ठीक है कि हमने किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, बट इफ आई से a डॉट b डॉट c देन इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि a डॉट b स्केलर और स्केलर डॉट वेक्टर कुछ फिर नहीं। वापस वेक्टर ही बन जाएगा ना। हाँ, मतलब ब्रैकेट लगाने के बाद और डॉट हटाने के बाद वेक्टर बन जाएगा, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। So if I want to involve three vectors and I want to get a value, the output a scalar value, तो कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है? क्लियर सी बात है कि एंड में तो डॉट प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, दो वेक्टर का डॉट राइट, एंड में तो डॉट प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, बट इन द बिगनिंग बिकॉज दो वेक्टर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस प्रोडक्ट that we want to take क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट, ए क्रॉस बी, और इससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे थर्ड वेक्टर के साथ, तो हमको जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस इज आवर एसटीपी, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट? बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स A B C। अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब A क्रॉस B डॉट C। Once again, cross product of two vectors dot, first you take cross product of two vectors and then take dot with the third vector. A cross B dot C is box ABC, right? तो ये है हमारा box product of three vectors। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू आएगी क्या? आओ देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। A क्रॉस B, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम डेफिनेशन यूज करते हैं, बेसिक डेफिनेशन। A क्रॉस B क्या है भाई? A क्रॉस B इज मॉड A मॉड B साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है, और यहां पर एक n कैप। यू नो व्हाट इज n कैप? n कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ in direction which is perpendicular to A and B both. A cross B. So this is cross product, and then we are going to take
डॉट विथ वेक्टर सी। अब डॉट विथ वेक्टर सी क्या होगा? इट विल बी mod A mod B डॉट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड mod C, and then comes cos alpha. But then what is alpha and what is theta? चलो उसको मैं रीअरेंज कर दूं। थीटा ए और बी के बीच और सी के थीटा बीच ए और बी के बीच में और अल्फा ए क्रॉस बी और सी के बीच में सी और बी और सी के बीच में। करेक्ट। तो यहां पर जो थीटा है, थीटा ये तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। नोटेशन ऐसा यूज होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बट व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इंटरेस्टिंग। अल्फा इज एन कैप, अल्फा इज एंगल बिटवीन एन कैप। सी दिस होल थिंग इज स्केलर, mod A mod B sin थीटा को रोल ही नहीं है। हम डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली एन कैप के साथ ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टिंग वेक्टर, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा होगा सी, वो एंगल अल्फा है। सो अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज एन कैप व्हिच इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल बिटवीन एन कैप एंड वेक्टर सी। सो लेट अस ट्राई टू विजुलाइज हो क्या रहा है, इसको विजुलाइज करते हैं ना। इसको विजुलाइज कैसे किया जाए? पहले हम लोग बनाते हैं एक वेक्टर ए, फिर बना लेते हैं वेक्टर बी, ये रहा हमारा वेक्टर बी, है ना। अज्यूम करो कि ये पैरेलल टू प्लेन है, एंड देन सपोज आई हैव वेक्टर सी, ठीक है। अगर ये पाइप्स यूज किए जाए तो कुछ ऐसा है, ये हो गया बेस, बेस ए और बी का, और सी कहीं ऊपर है, ऐसा है ना, सी कहीं ऊपर जा रहा है, ऐसा सी जो है ऊपर से कहीं आ रहा है। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा क्या चीज है? थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है, तो बहुत सिंपल सी बात है। बट अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा? परपेंडिकुलर और सी में। तो ये जो वेक्टर बनाया मैंने, वो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। अगर वेक्टर सी ये वाला है, तो वेक्टर सी यहां पर है, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी, इन दोनों के बीच का एंगल है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं, तो अगर ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर से एंगल हो जाएगा, राइट। अगर ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी की है, एन कैप की है, सो दिस एंगल इज अल्फा। थीटा तो सिंपल है, थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक है। जस्ट टू इंटरप्रेट कि हमारे पास आया क्या है। एंड इफ वी आर इंटरप्रेटिंग, थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। नाउ टेक अ लुक एट दिस, mod A mod B sin थीटा। mod A mod B sin थीटा हम पहले जानते हैं, दिस गिव्स द एरिया ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A and B। ये बात हमको समझ में आ रही है कि मैंने अगर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया तो बेस समझ लो एक जैसे पैरेललोग्राम बन गया। बट देन व्हाट इज mod C cos अल्फा? ये mod C cos अल्फा क्या है? ये भी हम जानते हैं, mod C cos अल्फा, projection of C on perfect, it is projection of C, it is projection of C on towards along n cap। तो C का प्रोजेक्शन n कैप में, तो जो भी C का प्रोजेक्शन कैप में होगा, वो होगा तो डायरेक्शन में n कैप के ना, यानी वो इस प्लेन के A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा ना, राइट। तो ये परपेंडिकुलर वाली बात इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो ना, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये जो लेंथ है दिस इज mod C cos अल्फा। देख लो भाई, दिस इज mod C cos अल्फा, एंड दिस mod C cos अल्फा इज परपेंडिकुलर टू द बेस। सो व्हाट डू वी हैव नाउ? क्या है ये? अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज
एरिया सर वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड पैरेललोग्राम ऊपर एक्सटेंड किया हुआ। okay, area of parallelogram multiplied by projection, and this projection is perpendicular to the base. So we have base and multiplied by perpendicular, base and perpendicular. What is base into height? Have you ever seen anything like this? वॉल्यूम किसका volume? पैरेललोपिपेड का volume। जो शेप वो term already बनेगा पता है, but सर वो base सर into ABC से जो height, बनेगा रो base into height, रोम्बोहेड्रन रोम्बोहेड्रन बोलते हैं क्या उसको? नहीं, listen, base into height is volume of a prism in general. What Prism. is a prism? Prism क्या तो होता है? परपेंडिकुलर रहता है, एकदम एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है अपोजिट फेस। Opposite faces are parallel. So prism का एक example cylinder भी है. Cylinder, see, cylinder is also a prism because it satisfies the condition. The two faces are parallel to each other. Right? What is the area of? What is the volume of cylinder? Pi r square into h. Pi r square into h. If you have base as a square और यहाँ पे तुम ऐसा प्रिज्म बना दोगे, प्रिज्म बनाओगे, so किया होगा, I think मेंसुरेशन थी ना 10th में? हाँ सर किया है। सर प्रिज्म एंड पिरामिड क्या होगा? क्यूबॉइड, मान लो बेस a square into b, वही चीज। So somewhere we are having the volume of a prism, और प्रिज्म के बारे में आपको पता है कि हमारे जो ऑपोजिट फेसेस है पैरेलल होने वाले हैं। सो अगर हम इन तीनों को टर्मिनस वेक्टर्स a, b और c की हेल्प से एक प्रिज्म बनाने की कोशिश करें, तो प्रिज्म बनाने के लिए जो बेस में हमको ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, और इस पैरेललोग्राम को पहले मैं ऊपर कंप्लीट करता हूँ। तो ये ऐसा कुछ। सर ट्रायंगुलर प्रिज्म में कौन से दो फेसेस पैरेलल रहते हैं? किसमें? सर ट्रायंगुलर प्रिज्म में होता क्या है, देखो प्रिज्म की डेफिनेशन ऐसी है, मैं उसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, बट अगर तुम्हारे पास दो पैरेलल कॉन्ग्रुएंट सर्फेसेस हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो उनको तुम ज्वाइन कर दो। अच्छा, तो जो तुम ज्वाइन कर रहे हो वो अगर तुम परपेंडिकुलर कर रहे हो टू द सरफेस तो इट्स गुड, बट अगर वो परपेंडिकुलर नहीं भी है, व्हाट आई मीन टू से कि अगर मान लो ये सर्कल है और ये सर्कल मान लो यहाँ पे, दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल बट नॉट राइट अबव, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अबव द अदर, और अगर तुम इसको ज्वाइन कर दो समहाउ, क्या लगता है इसका वॉल्यूम क्या होगा? विल द फॉर्मूला चेंज? सेम ही होगा। नहीं सर pi r square into the perpendicular height, it will not change. ठीक है, तो इस तरह की शेप्स को प्रिज्म बोलते हैं, ये समझ लो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखो ये प्रिज्म कंप्लीट करूं, प्रिज्म कंप्लीट किया जाए तो तुम्हें शायद दिखाई देगा वो एक क्यूबॉइड जैसा, बट ये है एक्चुअली एक डिफरेंट शेप, स्लैंटेड क्यूबॉइड टाइप कुछ था। हाँ, तो ये जो शेप आपको भी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? Who wants to pronounce this? पैरेललेपिपेड, पैरेललेपिपेड, पैरेललेपिपेड और पैरेललेपिपेड दोनों से पाइपेड भी बोल सकते हो, पिपेड भी बोल सकते हो। Now parallelepiped is nothing but a cuboid, a distorted cuboid, मतलब जहां पर क्यूबॉइड में every face is a rectangle. In case of parallelepiped we have every face parallelogram का 3D version sort of. हाँ, parallelogram का 3D version, correct. All faces are parallelograms. So if I take three vectors which are not in the same plane, तीन वेक्टर्स अगर हम लें जो कि सेम प्लेन में ना हो, and now if you choose any two vectors, you can always form a parallelogram, right? So if you form all possible parallelograms, you will end up having a parallelepiped, a parallelepiped, whatever you want to say. तो इस parallelepiped का जो वॉल्यूम होगा
volume of this parallelepiped is area of the parallelogram, area of the base, this area of the base into height. If you see, देखो C से अगर हम perpendicular drop करें इस base पर कहीं ना कहीं, तो ये जो height आने वाली है obviously mod C cos alpha है, same height है ना. But एक चीज और है यहाँ पर, एक और catch हो सकता है, because we are saying projection and you know projection is a signed value, positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है. So volume of parallelepiped तक तो बात सही थी, but volume of parallelepiped जब अगर बोले तो यहाँ पे mod लगाते हैं, क्योंकि ये आंसर नेगेटिव भी हो सकता है. समझ में? Volume of parallelepiped was coterminous. Coterminous edges are along vector A, vector B, and vector C will be given by mod of box ABC. Yeah. तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. टेल मी, डाउट है किसी को? बताओ यार. तुम लोगों को पहले से पता था ये? हाँ, क्यों? नहीं सर. नहीं सर. ये नहीं पता. पैरेललेपिपेड तो तुम बोल रहे, तुम लोगों को पहले से पता नहीं? सर वो शेप सर जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया, जो लेफ्ट हैंड साइड का लिखा है वो बताया था. एपी सर ने बताया था. चलो ठीक है, एनीवेज पता था या नहीं पता, लेकिन अब पता है, अब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ सर. समझ रहे? तो इस पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम होगा मॉड ऑफ बॉक्स एबीसी. कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत रेयरली मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ज्योमेट्री के पैरेललेपिपेड यूज होता हुआ, बट यस क्वेश्चंस आए हैं तो पता तो होना चाहिए. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पॉइंट में, हम उस पर भी आएंगे, बट इसको भी नोट कर लो, इसको नोट करो. मैं चाह रहा था कि ये एक पॉइंट पैरेललेपिपेड वाला कवर हो जाए, और उसके साथ साथ बेयर विद मी जस्ट 5 मिनट्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बॉक्स प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी हम लिख लें. कहीं पर अगर बॉक्स प्रोडक्ट क्वेश्चन है तो एटलीस्ट हम उस फॉर्मूले से उसको निकाल लें. दैट्स इट. बाकी जो प्रॉपर्टीज और बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. ठीक है? तो इसके साथ साथ मैं चाह रहा था कि ये भी कर लें कि अगर हमने वेक्टर ए को, जैसे हम लिखते हैं A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप लिखा, वेक्टर बी को अगर हमने B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप लिखा, और वेक्टर सी को अगर हमने लिखा C1 I कैप, C2 J कैप एंड C3 K कैप, तो क्या होगा बॉक्स ऑफ एबीसी? Obviously box of ABC it seems like a two-step process. First you find cross product and then whatever you get you take dot product. But can we do this in single step, एक step? हाँ? क्रॉस प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट में अगर i j k की जगह c1 c2 c3 आ yes, या हम मल्टीप्लाई जब ci को i के साथ करते हैं तो वो c1 ही हो जाएगा. वो सही बात है. तो अगर मैं a क्रॉस भी देखूं तो a क्रॉस भी तो हमने अभी देखा ही था. दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज b1, दिस इज b2 एंड दिस इज b3. एंड इसका हमको सॉरी इसका हमको डॉट लेना है. इसका हमको डॉट लेना है. लेने दो यार, हट जाओ. हाँ, डॉट लेना है हमको इसके साथ C1 I कैप, C2 J कैप और C3 K कैप के साथ. राइट. तो थोड़ा सा रो किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ, थोड़ा सा कर देंगे किसी भी रो में. नहीं, जब हम डॉट प्रोडक्ट देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि I कैप का कोएफिशिएंट I कैप से मल्टीप्लाई होता है. सो व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ I कैप इन केस ऑफ डिटरमिनेंट? I कैप का कोफैक्टर ये A2 A3 A2 B3 माइनस A3, और यहाँ बताओ I कैप का कोएफिशिएंट C1 है, तो C1 will be multiplied to this cofactor. हाँ सर. So why don't we write C1 here in case replacing I cap
and write the cofactor as it is, A2 A3 and B2 B3. Same thing, एक ही बात तो है भाई, यहाँ पर I कैप का कोएफिशिएंट जो कोफैक्टर था वो C1 से मल्टीप्लाई हो गया. सिमिलरली J कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा, जो भी इसका कोफैक्टर है विद साइन, वो हमें C2 से मल्टीप्लाई करना है. तो बेसिकली क्या हुआ कि I कैप, J कैप और K कैप को हम C1, C2, C3 से रिप्लेस कर रहे हैं. तो ये जो डिटरमिनेंट तुम्हें मिला है, ये डिटरमिनेंट हमको ABC का बॉक्स प्रोडक्ट दे देगा. कुछ लोगों को देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसका रीजन है कि भाई C ऊपर है, A बीच में है, B नीचे है. तो डिटरमिनेंट्स हमने इसलिए पहले से पढ़ा हुआ है. हम टर्म्स को सॉरी रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं. दो बार स्विच A और C को इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव आ गया, फिर C और B को इंटरचेंज किया तो फिर एक और नेगेटिव आ गया. एंड दैट इज व्हाई, सॉरी यार थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है तो देख लेना. ये इसके आगे का स्टेप, बॉक्स ABC यानी A क्रॉस B डॉट C, हम डायरेक्टली फॉर्मूला मेरे पास है व्हिच इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. इससे अच्छा क्या हो सकता है कि तीन वेक्टर्स दिए हैं, तीनों के कोएफिशिएंट को डाल दो और डिटरमिनेंट बना लो उसका, जो भी उसका आंसर आएगा दिस विल गिव यू बॉक्स ऑफ ABC. एंड नाउ बॉक्स प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ अ 3D शेप. तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि इसका वॉल्यूम बताओ, और अगर हमको ये तीन वेक्टर्स पता है, द थ्री कोटर्मिनस वेक्टर्स, सो वी कैन आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइड यूजिंग द सेम फॉर्मूला. जस्ट अ स्मॉल पॉइंट कि अगर ABC के ऑर्डर को चेंज किया जाए तो क्या बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर इस ABC की जगह पर मान लो मैं लिखा होता BCA. सर बट हमेशा ऐसा है ना कि मतलब A और B का ही क्रॉस लेना है पहला, मतलब पहले दो का क्रॉस. वही तो मैं चेंज कर रहा हूँ. अगर मैंने ABC के रोटेशन को चेंज करके BCA, अगर आप दो चेंज कर रहे तो कुछ नहीं होगा ना, एक चेंज करेगा तो मुझे बताओ ना, ये जो मैं तीनों लिख रहा हूँ क्या ये तीनों सेम है या अलग है? ये तीनों सेम है. ये तीनों सेम है. ये तीनों सेम है. कैसे देखो ना, दो चेंज किया में कोई भी दो रोज को चेंज किया है. यस, BCA में B फर्स्ट रो, C सेकंड रो और A थर्ड रो, मतलब दो बार चेंज हो गया. दो बार चेंज हो गया. CAB में C इज द फर्स्ट रो. CAB तो इनफैक्ट यहाँ पे था, देखो ये रो CAB. तो CAB से चेंज करके तुमने ABC बनाया उसको. तो तुमने भी क्या ऑब्जर्व किया कि अगर तुमने एक रोटेशन में ऑर्डर को चेंज किया, ABC BCA CAB, तो हमारे बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू अनचेंज रहेगी. लेकिन अगर तुमने रोटेशन चेंज कर दिया, रोटेशन चेंज मतलब मान लो तुमने ABC की जगह पर ABC की जगह पर ACB लिख दिया, ये तो क्लॉकवाइज है, मान लो तुमने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, अब यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है, विल डिस्कस इट, बात कर लेंगे इसके बारे में. तो ये हमारा बॉक्स प्रोडक्ट का वो डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज से ही हो जा रहा है. हाँ, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज से हो जा रहा है. सर माइनस सही साइन वाला तो और एक बार एक्सप्लेन कर क्या चीज, क्या बताओ? माइनस साइन वाला आप और एक बार बता सकते हो भाई ACB, अगर यहाँ लिखा होता ACB तो उसका मतलब क्या होता? C सेकंड रो, B थर्ड रो, आपस में इंटरचेंज. तो जब तुम एक ही बार इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा ना. यस सर, यस सर. तो बॉक्स ऑफ ACB इज माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, ये करो. बट ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है. तो इसका मतलब जब तुमने कहा कि पहले क्रॉस लेना है बाद में डॉट लेना है, मान लो मैंने पहले डॉट लिया और बाद में क्रॉस लिया, विल इट बी रॉन्ग? विल इट नॉट गिव मी बॉक्स ABC? टेल मी. नहीं सर, वो बॉटम राइट से ये BCA लिखा हुआ है. इट इज क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. B क्रॉस हो गया सर. अरे एक ही बात है. एक ही बात है. हाँ सर, तो अंदर पहले चेंज नहीं कर क्रॉस लो सकते. बाद में डॉट लो, या पहले डॉट लो बाद में क्रॉस लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आई होप समझ में आ रहा है. कोई बहुत टेक्निकल टेक्निकल चेंज नहीं कर सकते. हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है,
फाइन। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।